आज हम स्टार्ट करने जा रहे This हैं call is now being बिहेवियर recorded. साइकोलॉजी। बिहेवियर साइकोलॉजी का मतलब कि कोई आपके सामने या आप खुद किस तरह से बिहेव कर रहे हैं। आपका आचरण जो है, आपका जो व्यवहार है, अब वो किस तरह से प्रतीत होने लगा है। अभी तक तो हमने सिर्फ सोने के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से निद्रा होनी चाहिए, निद्रा किस प्रकार की होती है, उसमें किस प्रकार की बीमारियाँ होती हैं, हमने ये पढ़ा। फिर उसके बाद हमने पर्सनैलिटी को पढ़ा कि किसी को जज करने के लिए हमें किस तरह के भाव को हम नोटिस करते हैं, क्या-क्या चीज़ें हम नोटिस करते हैं किसी को अगर किसी की पर्सनैलिटी को अगर हमें जज करना है, देखना है, समझना है। फिर उसके बाद हमने उनकी इंटेलिजेंस को समझा कि उनकी बुद्धिमत्ता से हम उनको कैसे समझ सकते हैं। उस बुद्धिमत्ता में हमने कितनी सारी चीज़ों को पढ़ा कि किस प्रकार से कोई सोचता कैसा है, उसके विचार कैसे हैं, उसकी धारणाएँ कैसी हैं। हम इसी प्रकार से ही किसी भी इंसान को जज करते हैं। जजमेंट का मतलब ये नहीं है कि हम अ, ये कह दें कि ये इंसान बेकार है या ये इंसान बहुत अच्छा है, ये सुपर्ब है, ये तो गॉड गिफ्टेड है। नहीं, इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर टाइम बीइंग में वो इंसान आपके साथ कैसा है। आप ये भी कह सकते हैं कि ये आज तक किस तरह से चलते आए हैं, क्योंकि हर एक की पर्सनैलिटी भी चेंज होती रहती है। हर एक का सोचने का और विचारों को धारण करने का जो तरीका है, वो भी बदलता रहता है। ये कुछ वैसा ही है जैसे आप योग में आने के बाद खुद को बदलते हैं। आप पहले कुछ और थे, योग में आने के बाद आप कुछ और हो गए। तो इसलिए अगर आप किसी को ये एक टैग में या अ, किसी एक वर्ड के साथ उसको एसोसिएट करके उसको खत्म कर दें या उसको वहीं तक रोक दें, ये गलत हुआ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी अवेयरनेस के लिए है, किसी की बीमारी को समझने के लिए है, अपने आप को उनके साथ अगर कोई बात आप साझा करना चाहते हैं, तो किस प्रकार से आप उन अपनी बात उन तक पहुँचा सकें, ये इस तरह की साइकोलॉजी है, जिसको समझना और पढ़ना हमारे लिए बहुत अनिवार्य है। योग में बहुत सारे अलग-अलग प्रकार के लोग आते हैं, जो डिप्रेशन में होते हैं। अब ये डिप्रेशन कैसे हम समझें? आपसे तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो कोई बीमारी नहीं है। आप भी कहोगे ठीक है, ये तो सिर्फ़ जनरल योग करवाने आए हैं हमसे, थोड़ा प्राणायाम करवाएँगे, आसन करवाएँगे, थोड़ा-सा सूक्ष्म व्यायाम कराएँगे, चलो जी हमारे पैसे बन गए। नहीं, आपको ये जज करना होगा कि हमें उनके अंदर झाँकना होगा धीरे-धीरे। कुछ स्लो प्रोसेस में जाते हैं, तो कुछ बहुत फ़ास्ट प्रोसेस में जाते हैं। फ़ास्ट मतलब बहुत जल्दी, बहुत तुरंत पता चल जाता है कि अच्छा इनको लगता है कोई बात तो इनको परेशान कर रही है, ये किसी से कह नहीं पा रहे हैं। तो ये जो साइकोलॉजी होती है, किसी को समझने की, पढ़ने की और उनके साथ उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो क्षमता है हमारे अंदर, वो हमें एक उत्तीर्ण योगी बनाती है, ठीक है? और जिसके लिए दुनिया हमको जानती है, ठीक है? योग में तो जिस तरह से हम पढ़ रहे हो शास्त्रों की भाषा है, थोड़ा समझ आता है, थोड़ा समझ नहीं आता। ये थोड़ी आज की भाषा है, मेडिकल मॉडर्न साइंस जिसे हम कहते हैं, क्योंकि दुनिया हमारी इस वाली साइंस को नहीं मानती ना, कम मानती है या तो मानती ही नहीं है। ठीक है ना? क्रेडिट नहीं मिलता, तो हम मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग ही थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है? चलें, डिप्रेशन को समझते हैं। ये डिप्रेशन जो चीज़ है, ये वाक़ई में एक बीमारी है। एक छोटी-सी बात थी जो परेशान कर रही थी, धीरे-धीरे वो स्ट्रेस बनी, स्ट्रेस से उसने कब अपना रूपांतरण कर लिया डिप्रेशन में, ये पता नहीं चलता। उस इंसान को, आस-पास के रहते हुए लोगों को शायद इतनी जल्दी नहीं पता चलता, पर कभी-कभी आभास हो जाता है। ये आप सब जानते हैं, ऐसा होता है। वो कब इस बात को लेके छोटी-सी बात को लेके वो डिप्रेशन में चला गया। इतनी-सी बात को लेके और कभी-कभी बहुत बड़ी बात होती है और हम सबको डर लगता है कि कहीं इंसान डिप्रेशन में चला ना जाए। तो उसको डिप्रेशन में ना जाए तो सब आपस में जितने भी दोस्त हैं, जितनी भी सोसाइटी में हमारे जिनके साथ हम उठते-बैठते हैं, वह लोग या फिर हमारे रिश्तेदार और हमारे बहुत सारे करीबी जन जितने भी हैं, ऑल द लव्ड वन्स वो ख़्याल रखते हैं कि ये इंसान के साथ ऐसा कोई हादसा हुआ है, कहीं ये डिप्रेशन में ना चला जाए, अपने आप को खराब ना कर ले, इस वजह से वो उनके साथ ज़्यादा रहना शुरू कर देते हैं। तो दूर से ही पता चल जाता है कि ये डिप्रेशन आ रहा है, कोई एक हादसा है जो डिप्रेशन साथ में लेकर आ रहा है, तो हम उनको उसी वक़्त बचाने की कोशिश करते हैं। तो ये तो नॉर्मल हुआ, जिसके बारे में हम सबको एक दुनिया वालों को पता होता है और एक होता है जो अंदर से खाता रहता है, जिसके बारे में इंसान बात नहीं करता। वो अंदरूनी तौर पे खाता रहता है, दीमक की तरह, खोखला कर देगा अंदर से।
तो ये डिप्रेशंस जो है इसके बारे में हम नॉर्मल लैंग्वेज में निजी ज़िंदगी में हमने देखा भी है, सुना भी है, पढ़ा भी होगा। आज हम मेडिकल तरीके से थोड़ा-सा या कहें टेक्निकल लेवल में उसको थोड़ा-सा पढ़ने जा रहे हैं। इसके कुछ टेक्निकल वर्ड्स हैं, उसको ध्यान रख लीजिएगा। फिर क्वेश्चन्स बनते हैं यहाँ से। टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ठीक है? डिप्रेशन। डिप्रेशन इज़ अ लो मूड। हमेशा ही इंसान सुस्त-सा रहेगा या फिर ज़्यादा एनर्जेटिक नहीं रहेगा। दैट लॉ लास्ट फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे समय से ये बात चलती आ रही है कि उस इंसान के अंदर एनर्जी कम है। अफेक्टिंग एवरीडे लाइफ, उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जो है, उस पे उसका इफ़ेक्ट आने लगा है क्योंकि एनर्जी लो है, काम करना कम कर दिया है, धीरे-धीरे चीज़ों से अपना इंटरेस्ट कम कर लिया है। ठीक है? इट इज़ ऑफन ट्रिगर्ड बाय अ मिक्स्ड जेनेटिक, साइकोलॉजिकल, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, यानी कि कुछ जेनेटिक है, यानी कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलते आ रहे हैं। कुछ साइकोलॉजिकल हैं, कोई आज के वक़्त की कोई बात डिस्टर्ब हुई है, बचपन की कोई बात डिस्टर्ब हुई थी, करती थी। अंदर अंदर ही अंदर कहीं न कहीं एक बात थी, प्रॉब्लम करती थी, लेकिन अब बहुत बढ़ने लगी है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स, आस-पास में किसी के साथ कुछ ऐसा बुरा हुआ है, जिससे हमें ये बात हमें हमारे अंदर एक अ, कहीं सोच-विचार में हमें परेशान करने लगी है। अ, वैसे मैं अगर बोलूँ पॉल्यूशन को लेके कोई सोचता है, उसके बारे में डिप्रेस्ड है तो ये बहुत गलत होगा, क्योंकि ऐसा बहुत कम लोग सोचते हैं। शायद ही कोई ऐसा सोचता है। तो एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आप एनवायरनमेंट को मत ले लीजिएगा। एनवायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर कोई भी बात हो सकती है, जैसे कोविड आया था, पूरे विश्व में उसका कहर था। ऐसे ही पैंडेमिक और एपिडेमिक जितनी भी चीज़ें हैं, एपिडेमिक मीन्स एक स्मॉल एरिया में, जैसे कि किसी कंट्री के अंदर ही हो या किसी स्टेट के अंदर ही वो बीमारी हुई है, कुछ इस प्रकार से। तो कोई ऐसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो डिप्रेशन में कहीं न कहीं हमें या किसी भी व्यक्ति को उसके अंदर ले जा रहे हैं, ठीक है? अब कोविड के टाइम पे कई लोग डिप्रेशन में आए थे, ये आप सब जानते हैं, इसके बारे में सबको अच्छे से पता है। Studies show that risk of becoming depressed can increase by life events such as poverty, गरीबी, किसी की मृत्यु, मृत्यु किसकी? प्रियजन की, फिजिकल इलनेस, अपनी खुद की, अपने ऊपर आई हुई बीमारी, या कोई ऐसा अब्यूज, कोई गाली, या मान लीजिए किसी ने कुछ ऐसे अपशब्द यूज कर लिए जो इतने निंदनीय थे कि कहते हैं ना कि मुँह के बोले बाहर जो होते हैं, या बोली के जो वार है या बोली के जो तीर हैं, वो एक बार कमान से निकल जाए तो वापस नहीं आते। लेकिन जिसको चुभे होते हैं, वो सिर्फ़ वही इंसान जानता है। ना तो वो उसको बयान कर पाता है शब्दों में, ना तो वो रोकर अपने जीवन में से या अपने अंदर से उस बात को निकाल पाता है। वो उसके अंदर कहीं न कहीं गहराई से चुभ से जाते हैं और उसको निकाल पाना इतना आसान नहीं होता है। तो ऐसे ही जो शब्द हैं, जो ना तो निकाले जा रहे हैं, ना तो उगले जा रहे हैं, ना तो बताए जा रहे हैं, वो डिप्रेशन क्रिएट करते हैं। फॉर सम द रिस्क आल्सो हेरिडिटरी, कईयों के जैसे मैंने बताया ना, पीढ़ी दर पीढ़ी है, हेरिडिटरी के अंदर ही है। वो उस बात को लेकर परेशान रहते थे, ये भी इस बात को लेकर परेशान रहते थे, आगे इनके भी। अब ये जो परेशान रहते थे, ये किसी भी कोई भी रीज़न हो सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि टॉपिक एक ही हो। जैसे कि मान लो एग्ज़ाम्पल के तौर पर डिप्रेशन की वजह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है कोई बीमारी को लेकर। ज़रूरी नहीं है कि बीमारी को लेकर ही हो। ज़रूरी ये ज़रूर है कि पीढ़ी दर पीढ़ी इनके अंदर डिप्रेशन की बीमारी ज़रूर है। अब वो टॉपिक कोई भी हो सकता है लाइफ़ में। किसी भी वजह पे। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि या डिप्रेशन से लड़ने के लिए जो हार्मोनल फैक्टर्स होने चाहिए, दिमागी तौर पे जो तंदुरुस्ती चाहिए ना, वो पीढ़ी दर पीढ़ी ना, वो चीज़ वैसी कंटिन्यू होती आ रही है। वो हार्मोन्स कम बनते ही आ रहे हैं। वो जो स्ट्रेंथ बॉडी के अंदर होनी चाहिए, वो कम है टू फाइट बैक। इस वजह से वो हेरिडिटरी है, ठीक है? अब हेरिडिटरी के टॉपिक के ऊपर तो मैं नहीं अब डिस्कस करेंगे, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं हेरिडिटरी वाले टॉपिक पे, ठीक है? कि कैसे कितनी सारी चीज़ें जो होती हैं क्रोमोसोमल इफ़ेक्ट्स भी इसके अंदर आते हैं। तो ये सब आप जानते हैं कि जेनेटिक्स में पीढ़ी दर पीढ़ी कैसे एक चीज़ चलती चली जाती है, ठीक है? इसमें जो डिप्रेशन होता है ये सीरियस भी होता है, कॉमन डिज़ीज़, नॉट बाय चॉइस, कांट टॉक विद फ्रेंड्स, कांट एन्जॉय लाइफ। सिंपल सरल भाषा में हम सब जानते हैं ये वाक़ई में गंभीर बीमारी है, एक कॉमन डिज़ीज़ है। कॉमन डिज़ीज़ मतलब आजकल देखा जाए तो ऑलमोस्ट हर घर के अंदर किसी न किसी को डिप्रेशन मिलता है, ऑलमोस्ट। थोड़ा-सा दूर तक देखोगे तो कोई न कोई उनकी फैमिली फ्रेंड में या
उनके रिश्तेदारों में कोई ना कोई पाया जाएगा जिसको डिप्रेशन था या है या वो जूझ रहे हैं, ठीक है? ये एक चॉइस नहीं है। ये खुद चूज़ नहीं करा जाता कि मुझे डिप्रेशन में रहना है। कोई भी व्यक्ति चूज़ नहीं करता, लेकिन ये उसके बस में भी नहीं होता कि मैं इससे बाहर निकलूँ। यहाँ विल पावर इतनी लो हो जाती है कि बाहरी कहूँ मतलब मीन्स जो भी बात परेशान कर रही है ना, वो बढ़ना शुरू हो जाती है, उसकी ताकत बढ़ जाती है। और खुद की विल पावर कम हो जाती है कि मुझे इसे लड़ना है, मुझे इसे बाहर निकलना है। इसका बहुत छोटा-सा एग्ज़ाम्पल दे देती हूँ। छोटा-सा मीन्स बहुत ही कॉमन है, आप सब जानते हैं और रूबरू हैं उस बात से, देखा है टीवी पे कई बार या मूवीज़ में, आप कह लीजिए देवदास का। तो वो एक डिप्रेशन नहीं था कि ब्रेकअप उनको किस तरह से कैसे किस मोड़ पे लेके आया एंड देन अल्टीमेटली ही गॉट डाइड, ठीक है? तो उनके अंदर अपनी खुद की विल पावर कम थी कि अगर चले गए हैं, तो मुझे अपनी लाइफ़ को खुद कैरी ऑन करना चाहिए, मुझे अपनी फैमिली को देखना चाहिए और मेरे पास इतनी सारी चीज़ें हैं करने के लिए, मेरे पास अपनी ड्यूटीज़ हैं देखने के लिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जिसको मुझे देखना चाहिए। तो उन्होंने नहीं देखा, बट अपनी ही बात पे या कहें कि इंसान क्योंकि अब वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। देखते सब कुछ हैं, बोल भी सब कुछ रहे हैं कि हाँ, मुझे पता है ये मेरा काम है, मुझे करना है। पर इतनी हिम्मत या इतनी विल पावर ही नहीं जुटा पाते कि उस चीज़ से बाहर निकल सके। इस पे मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि हिम्मत कभी चाय पीने के लिए या जूस पीने के लिए नहीं चाहिए होती। हिम्मत तो ज़िंदगी में सिर्फ़ इन्हीं चीज़ों के लिए चाहिए होती है जहाँ पे इमोशनली आप जो चीज़ सोच पा रहे हो, फिज़िकली भी उसे कर पाओ। हिम्मत यहाँ चाहिए होती है। तो जो डिप्रेशन में इंसान होते हैं, ये उनकी हिम्मत होती है, विल पावर जो है, यहाँ कम हो रही है। एंड आई एम अगेन नॉट टॉकिंग अबाउट द हिम्मत की जहाँ पे हमें डंबल्स करने हैं या हमें प्लैंक्स करने हैं, जहाँ पे मुझे फिज़िकल स्ट्रेंथ चाहिए, ये उसकी बात नहीं है। डिप्रेशन इज़ समथिंग जो इमोशनल हिम्मत की बात हो रही है, मानसिक तौर पर। मानसिक तनाव इतना बढ़ गया है कि ना तो अब रात को नींद आती है क्योंकि वो थॉट्स अब इतने ज़्यादा परेशान करने लगे हैं। ठीक है? तो ये जो बीमारी है इसको उसी वक़्त लड़ना ज़रूरी होता है, ये इंसान खुद नहीं लेता। आस-पास वो उसके अंदर आती रहती है, ठीक है? और सबसे बड़ी वजह क्या होती है, ये अपने प्रियजनों से ही बात नहीं कर पाते और अपनी लाइफ़ को भी एन्जॉय नहीं कर पाते हैं, ठीक है? सिम्पटम्स क्या होते हैं? 5 टू 9 सिम्पटम्स जो होते हैं मिनिमम फॉर 2 वीक्स। नियरली कुछ ऐसे सिम्पटम्स आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसी रेगुलर पैटर्न आपको देखने को मिलेगा, जो रिपीट हो रहा होगा नियरली फॉर द 2 वीक्स। कि स्ट्रेस से डिप्रेशन की तरफ जाते हुए नियरली 2 वीक्स इन्होंने तो बहुत कम बोला है 14 डेज़ पर सॉरी ज़्यादा बोला है कि जबकि ये पैटर्न को थोड़े लंबे टाइम में दिखता है, ठीक है? स्ट्रेस जो होता है वो 2 से 3 दिन तक का ही रहता है। जब ये कंटिन्यूएशन में बढ़ने लग जाए 2 वीक्स तक अगर एक ही पैटर्न चलता आ रहा है, तो ये बहुत गंभीर बात है। वाक़ई में वो गंभीर बात की तरफ जा रहा है। या तो गंभीर बात के अंदर चला गया है, या तो वो उन्होंने उसी रास्ते को पकड़ ली है, गलत बस पकड़ ली है। अब वो गलत बस जो है वो जिसमें वो बैठ गए हैं वहाँ से उतरने की हिम्मत वो कर नहीं पा रहे। जबकि बस का दरवाज़ा साफ-साफ खुला हुआ है या दरवाज़ा खोला जा सकता है, चाबी लगी हुई है, लॉक नहीं किया हुआ ड्राइवर ने। आप खुद निकल के वहाँ से नीचे कूद कर सकते हैं। लेकिन ये जंप करने की जो हिम्मत है, वो इंसान के अंदर आ नहीं पाती है, ठीक है? तो नियरली 2 वीक्स तक आपको ये चीज़ दिखनी है, क्या? एक सैडनेस ऑफ मूड, फीलिंग टू क्राई। कई बार कई लोग कहते हैं ना कि मेरा आज बहुत रोने का दिल कर रहा है, तो हम कहते हैं उनको क्वाइटली इफ यू आर नॉट एबल टू टॉक टू अस या आप हमसे कह नहीं पा रहे हो, आप बाथरूम में जाके थोड़ी देर रो लीजिए। लेकिन कोई इंसान है वो ये भी नहीं कर पा रहा या उसको ये बात नहीं बताई गई या उसको आई मीन इस तरह के ऑप्शंस नहीं समझ आए या वो अपने को एक्सप्रेस नहीं कर पाया, तो ऐसे इंसान का मन करेगा मैं रोऊँ, थोड़ी देर रोऊँ, मेरे को रोना है। और वो क्यों रोना है कब समटाइम्स दे डोंट नो। एंड समटाइम्स दे डू कि मेरे को पता है मुझे क्यों रोना है। मेरे को कोई बात है जो मुझे चुभ रही है, मुझे रुला रही है। अब ये किस केस में होता है कि जब इंसान को पता नहीं होता कि मुझे रोना क्या हुआ आ रहा है, उसकी वजह ये होती है कि पिछले कुछ वक़्त में उन्होंने बहुत सारी बातों को ढेर बना के एक हीप, एक लीप बना के रखा हुआ होता है अपने जीवन में। कभी यहाँ से बात इकट्ठी हुई, कभी यहाँ से आई, कभी यहाँ से आई, कभी यहाँ से आई। और ये करते-करते कुछ सालों का, कुछ महीनों का इन्होंने आई एम सॉरी एक्सक्यूज़ मी। ये इन्होंने इकट्ठा करके रखा होता है। फिर कब वो अंतर आपके हार्मोनल लेवल पे आके कब वो अटैक करता है या कब आपके स्ट्रेस लेवल को अटैक करता है, जहाँ पे अब ऑक्सीटोसिन बनने बंद हो रहे हैं, ये कम हो रहे हैं, बंद नहीं बोलूँगी, कम हो गए हैं। तो ऐसे इंसान को ना अब रोना आना है। वो बॉडी अंदर से हील करना चाह रही है। जैसे कि बुखार में क्या होता है? बुखार में होता है कि आपके अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है
उससे लड़ने के लिए बुखार हुआ है। बुखार एक्चुअल में कुछ होता नहीं है। बुखार का मतलब ये होता है कि बॉडी ने एक टेम्परेचर बढ़ा लिया है अपना। क्यों बढ़ाया है? वो अंदर लड़ रही है। किससे? जो भी बैक्टीरिया या कोई भी इंफेक्शन आपकी बॉडी में आई है, कोई भी एलर्जेंट आया है आपकी बॉडी में, उससे लड़ने के लिए उसने कुछ अपने फाइटिंग एजेंट्स जो हैं डब्ल्यूबीसी वगैरह, इन सबको और भी बहुत सारे, तो उन सबको लड़ने के लिए भेजा है। तो वो जब लड़ाई हो रही होती है ना, तो उसमें थोड़ी गरमाई हो जाती है, आप ये समझें। तो वो जो गर्माहट है उसे हम फीवर कहते हैं। ठीक है? मैंने सिर्फ़ आम भाषा में समझाया, टेक्निकल लैंग्वेज में, मेडिकल टर्म में, दीज़ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट। फिर आप समझोगे कि वो डब्ल्यूबीसी की बात हो रही है, फिर वो एलर्जेंट की बात हो रही है, तो ऐसे करेगा, फिर ऐसे करेगा। तो मेडिकल टर्म नहीं बात कर रहे। टेक्निकल टर्म में सॉरी लेमन लैंग्वेज में क्या कहेंगे कि ऐसा हो रहा है, इस वजह से उसको हम फीवर कहते हैं। ठीक है? जब ये 100 से ऊपर हो जाता है, देन डॉक्टर सेड कि प्रिस्क्राइब करते हैं आपको मेडिसिन लेने की। टिल द 100 टेम्परेचर हमें मेडिसिन प्रिस्क्राइब डॉक्टर नहीं करते हैं। वो कहते हैं इट्स नॉर्मल, मत लीजिएगा। ऐसे ही जब बॉडी के अंदर बहुत सारा सैडनेस को इकट्ठा कर लिया या बहुत सारे दुखों को इकट्ठा कर लिया है, जहाँ बर्दाश्त किया था, बोला कुछ नहीं, सुन लिया लेकिन कुछ कह नहीं पाए, सोचा था कि बोल दूँगी या बोल दूँगा, नहीं बात सुनूँगी या नहीं बात सुनूँगा, मैं तो जवाब देकर रहूँगी या देकर रहूँगा, मुझे क्यों हर रोज़ ऐसे बोलते रहते हैं, ये गलत बात है, मेरी कोई इज़्ज़त नहीं है। तो ये एक बहुत लंबे टाइम से चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, चलता आ रहा है और किसी दिन कुछ बात ज़्यादा सुन ली थी, लेकिन फिर भी तब भी कुछ ऐसा नहीं कहा, तो वो पाइल अप होते एक ढेर बन गया। वो कब यहाँ पे आके पहुँच के क्योंकि बॉडी अंदर से तो लड़ रही है ना, हार्मोनल लेवल पे तो बॉडी लड़ रही है ना, न्यूरोलॉजिकल लेवल पे तो बॉडी लड़ रही है ना कि नहीं मुझे नहीं रोना, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना, मुझे नहीं बुरा लगा, मुझे नहीं बुरा लगा। ये करते आप ऊपर तक पहुँच गए, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा जब बॉडी भी अंदर से सोच रही होगी कि अब बस, अब ना इसको बाहर निकालना चाहिए। अब या तो आप खुद बात कर नहीं पा रहे हो, जब बात कर नहीं पा रहे हो तो बॉडी को क्या करना पड़ेगा? कहीं न कहीं से उसको निकालना, तो आँसुओं के ज़रिए बाहर निकालेगा, ठीक है? वो कहेगा, बॉडी अंदर से कहेगी, "प्लीज़ रो के बाहर निकाल दो।" हमने इकट्ठा करते-करते हम भी थक गए हैं, इससे पहले हम इसको बीमारी बना के आपके अंदर डाल दें, इसको बाहर निकाल दो। ये एक तरह का बॉडी का बताने का तरीका है, ठीक है? ओके, ठीक है? सैडनेस एंड फीलिंग टू क्राई, रोने का मन करता है और बहुत ही सैडनेस रहती है। एनहिडोनिया एंड एन्जॉयमेंट मीन्स यहाँ पे जैसे अम, एक इंसान को ना कुछ कार्य करने का बड़ा मन करता है, वो उस चीज़ को करता रहेगा। या उस चीज़ को भी करने का दिल नहीं करेगा। जैसे कहते हैं ना कि मैंने आज देखो तुम्हारे लिए कितनी फ़ेवरेट तुम्हारी चीज़ बनाई है, लेकिन इंसान अपने में घुटा हुआ है, कुछ बातों को लेकर घुटा हुआ है। उसका मन नहीं करेगा उसको एन्जॉय करने का, उस चीज़ को खाने का। या कोई बहुत फ़ेवरेट जगह पे लेके गए हैं, कोई चीज़ दी है बच्चे को, वो उसको भी नहीं एन्जॉय कर रहा। जैसे कहते हैं ना कि बच्चे को देखिए वो तो ये तो चीज़ वो बड़ी एन्जॉय करता है, पेंटिंग बड़ा बच्चा बड़ा एन्जॉय करता है हमारा। देखेंगे कितने दिन हो गए तो कोई पेंटिंग ही नहीं कर रहे हैं आजकल। तो वो डॉक्टर के पास लेके जाएँगे या अपने टीचर से पूछेंगे कि मैम कोई बात तो हुई है क्या स्कूल में बच्चा हमारा ठीक है या नहीं है? या फिर वो पूछेंगे, देखेंगे अपने आस-पास जहाँ पे बच्चों के साथ हमारा बच्चा खेलता है, तो पेरेंट्स नोटिस करेंगे कि कहाँ पे बच्चे को क्या हुआ, किसी बच्चे ने कोई लड़ाई करी है। फिर वो उनसे बात करेंगे कि क्या बेटा कुछ कुछ दिनों पहले कुछ ऐसी बात हुई थी, ये नहीं हुई थी। बच्चा बड़ा चुप-चुप सा है, गुम-गुम सा है, क्या बात है? जो भी चीज़ भी तो उसमें इंटरेस्ट नहीं शो करता। मतलब उसकी फेवरेट चीज़ों में भी अपना इंटरेस्ट शो नहीं करता। गिल्ट फीलिंग एट मैग्लानी मीन्स इसमें क्या होता है कि एक ऐसा गिल्ट कि मैं ही गलत हूँ, सब मेरी वजह से होता है। हाँ, हाँ, सारी चीज़ों की वजह मैं ही हूँ। तुम भी मुझ पे ब्लेम डाल लो। तुम भी आए हो, तुम भी मुझ पे डाल लो। कल फिर कोई और बात होगी, उसको भी कहेंगे तुम भी मुझ पे अपना ब्लेम डाल लो। ठीक है, मैं ही गलत हूँ, मैं ही दुनिया से चला जाता हूँ। तो ऐसे लोग जो बोलते हैं, वहाँ ये भी सिम्पटम देखने को मिलता है। तो ऐसा क्या होता है कि ऐसे लोग ना एक बारी में बोल के चुप नहीं होते। तो नियरली कुछ वक़्त में ना बार-बार हर बात के अंदर अपने आप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं। और फिर ये ब्लेम गेम जो होती है ना, अपने आप को सेल्फ ब्लेम गेम जो होती है, ये इतनी खतरनाक होती है कि शीशे में भी अपने आप को देख के बोलते हैं, "यू आर द ओनली कल्प्रिट" कि तुम ही हो हर चीज़ की वजह, तुम्हें मर जाना चाहिए। वो इस तरह से सोचना शुरू कर देते हैं। इतना गिल्ट उनके अंदर भरना शुरू हो जाता है कि उनको लगता है कि अगर मैंने कोई डिसीज़न लिया ना, या मैंने कोई बात या मैंने एडवाइस या सजेशन दिया, तो वो खराब ही होगा और इससे सामने वाले को नुकसान ही होगा। ठीक है? फिर आएगा कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन ऐसे बच्चों की या ऐसे लोगों की कम हो जाती है। ज़ाहिर-सी बात है अंदर दिमागी तौर पे कम चल रहा है ना सब कुछ काम और हॉर्मोन्स
प्रॉपर्ली क्लियर आउट हो नहीं रहे, इमोशंस क्लियर आउट हो नहीं रहे, परेशान हो रहे हैं। ठीक है, टू परफॉर्म डेली एक्टिविटीज, जो नॉर्मल एक्टिविटीज भी है ना, जैसे चाय बनाना, खाना बनाना, अपना रूम को समेटना, ये सारी चीजें करना, इसमें भी ना कि इनकी काफी भारी मात्रा में ये गिरावट आ जाती है। इतना ज्यादा स्ट्रांगली इतनी एनर्जेटिकली काम कर नहीं रहे होते हैं, और बहुत ध्यान से नहीं कर रहे होते। कोई चीज नीचे गिर जाएगी, उन्हें पता भी नहीं चलेगा नीचे कुछ गिर गया था, अच्छा ठीक है, ओके, साइड में, आवाज तो सुनी थी, ध्यान नहीं दिया। ठीक है, वीकनेस एंड टायर्डनेस रहेगी, मतलब कि कमजोरी रहेगी, थका थका रहेगा, एनर्जी नहीं है, खाएंगे भी थोड़ा कम, कार्बोहाइड्रेट्स की क्रेविंग बहुत होती है। ये देखने वाली चीज है, ये ज्यादातर आज के टाइम में देखने को बहुत मिलता है, स्पेशली इन लेडीज। मेनोपॉज़ और मेंसेस में भी इनको ये चीज आप नोटिस करेंगे। ड्यूरिंग द मेंसेस विमेन्स आर मोर क्रेव टू कार्बोहाइड्रेट, शुगरी चीजें इनको पसंद आती हैं, चॉकलेट ज्यादा पसंद आती हैं, दे लव टू हैव इट, वो टब ऑफ आइसक्रीम लेके बैठते हैं। और जनरली कई बार आपने सुना भी होगा कि लोग अगर मूवी भी लगा के बैठे हैं, जैसे कि ठीक है आज हमें मूवी देखनी है, और उनका मन उदास है, वो कोई ऐसी मूवी लगाएंगे पुरानी, नई भी नहीं, पुरानी कोई ऐसी मूवी लगाएँगे, ये भी एक निशानी है। कोई पुरानी मूवी लगाएँगे, साथ में कोई अपनी ऐसी जैसा चॉकलेट्स मैंने बताई, या आइसक्रीम का टब, या कोई ऐसी चीज़ जिसमें फैट या शुगर बहुत ज़्यादा होता है। ये उस चीज़ को लेकर बैठेंगे, और अ, ऐसी चीज़ों को खाएँगे और खाते रहेंगे, और ऐसे खाएँगे जैसे कि एक आम इंसान नहीं खा सकता, उतनी क्वांटिटी में। ये उस तरह से खाएँगे, रोते रहेंगे और खाते रहेंगे, रोते रहेंगे, खाते रहेंगे, जब अकेले होंगे। लेकिन अगर कोई साथ में होगा, तो सिर्फ़ खाएँगे और मूवी ट्राई करेंगे, ये कोई पुरानी मूवी को देखने की, अपने आप को हील करने की। दोज़ हू आर गुड एट हीलिंग, वो पुरानी मूवी देखेंगे। दोज़ हू आर नॉट गुड एट हीलिंग, वो नई मूवी को देखने की कोशिश करेंगे, और गलती से अगर उसमें कोई इमोशनल मूवी ऐसी आ गई, या ऐसा सीन आ गया, वहाँ इनका रोना निकल सकता है। ठीक है? अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग रहेंगी, मीन्स जल्दी उठ जाएँगे, उठ के बैठे रहेंगे, देखेंगे, सोएँगे, सोचते रहेंगे, लेकिन एक्टिव नहीं रहेंगे। ड्रीम जो ऐसा होगा कि ज़्यादा ड्रीमी-ड्रीमी स्टेट रहेगी, इसलिए फ्रेश नहीं रहेंगे। सुसाइडल थिंकिंग, जो मैंने आपको बताया ना कि हर चीज़ की मैं ही वजह हूँ, मैं ही इस दुनिया से चले जाऊँ तो अच्छी बात है, या कोई भी बात हो सकती है डिप्रेशन की, कोई पॉवर्टी जैसे हमने बात की थी, गरीबी है, तो नहीं स्थिति सुधर रही, स्थिति में कोई परिवर्तन आ ही नहीं रहा। पेशेंस लेवल खत्म होते जा रहे हैं, तो वहाँ पे सुसाइडल थॉट्स बनते हैं, बहुत बार बनते हैं। स्टूडेंट्स की लाइफ में सुसाइडल थॉट इसलिए ज़्यादा बनते हैं, जो लोग गरीबी रेखा में होते हैं या गरीबी रेखा के आस-पास भी होते हैं, उनको यही दिखता है कि मेरे माता-पिता ने बहुत मुश्किल से मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। अगर मैंने और पैसा खर्च कराया, या मैं अगर फेल हो गया, तो दोबारा जो यहाँ फीस पे करनी होगी वो मुश्किल हो जाएगी। तो ऐसे में बच्चे को ये लगता है कि मेरा मर जाने से जो अब तक खर्चे हमने किए हैं वो तो रुक जाएँगे, आगे भी मतलब आगे के सारे खर्चे रुक जाएँगे। जबकि बच्चे के लिए ये बहुत गलत बात है। उसको तो ये होना चाहिए कि अगर हम यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, तो साथ-साथ में कोई छोटी-सी जॉब कर लें। कोई भी छोटी-सी जॉब, जैसा बच्चे करते भी हैं कई बार। ट्यूशन्स पढ़ाते हैं, या कहीं पे छोटी-सी पार्ट टाइम जॉब कर लेते हैं, जिससे कि वो बहुत सारी चीज़ों में अपने पेरेंट्स की हेल्प कर पाते हैं। देखिए, पढ़ाई का टाइम होता है कम, 3 से 5 साल या 4 साल ही होते हैं। ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसे भी ग्रेजुएशन मेजरली बोलूँगी, उसके बाद तो बच्चों को अच्छी जॉब मिल ही जाती है। एटलीस्ट इतनी सर्वाइवल जॉब तो मिल ही जाती है कि वो अपने फ्रेंड्स को या अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकें। लेकिन वो उस टाइम तक भी अपने आप को बियर नहीं कर पाते, या उस स्थिति को वो बियर नहीं कर पाते। वो स्थिति या तो उनके पेरेंट्स से भी बियर नहीं हो पाती है। तो वो उस चीज़ को वो नहीं देख पाते, और यहाँ पे सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं। जी, सौरभ जी पूछिए? मैम ये कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग आपने बताया, ये क्या बताया? हुँ। फूड मोर लेस कार्बोहाइड्रेट क्रेविंग, ये अच्छा, समझ में। या तो खाना नहीं खाएँगे, मेरा खाने का जी नहीं कर रहा, और कई-कई दिन हो जाएँगे खाना ठीक से खा ही नहीं रहे होते हैं। ठीक है? ये बड़ों में ज़्यादा होता है। ये चीज़ बड़ों में ज़्यादा होती है। जो यंगस्टर्स होते हैं ना, उनकी भूख तो मरती कम है। ये फीमेल्स में वैसे ज़्यादा होता है, बट मतलब लाइक एक यंग एज में, और फीमेल्स में ज़्यादा होता है, जो बोलने जा रही हूँ। ये वहाँ उनको फूड क में मीठे की क्रेविंग ज़्यादा रहती है। जनरली मेल्स में भी देखेंगे, दे ट्राई टू ईट समथिंग चॉकलेटी या मीठा, कोई मिठाई पड़ी होगी ना, स्वीट्स आएँगी घर में होंगी, या कुछ होगा, दे ट्राई टू ईट मीठा। गुड़ ले लेंगे, कुछ ले लेंगे, उनको मीठा खाना है। हेल्दी मीठा नहीं खाते ये लोग उस टाइम पे। ये बस मीठा खाने की क्रेविंग होती है इनको। जैसे मैंने बताया ना, चॉकलेट्स का, पेस्ट्रीज़ का, ब्राउनीज़, ये सब चीज़ें इनको बहुत पसंद आती हैं। स्वीट्स की शॉप पे आप समझ जाएँ कि अगर कुछ है तो ये बहुत ज़्यादा मीठा खाएँगे।
लेकिन ये 2-3 वीक्स तक आपको देखने को मिलेगा ये बार-बार ऐसा कर रहे हैं। एक होता है कि जिसको मिठाई पसंद है, वो अलग चीज़ है। जिसको मीठा पसंद है, मिठाई पसंद है, वो एक अलग चीज़ है। वो तो हमें दिखता है ना बचपन से बच्चे को बहुत पसंद है, ये तो खुश होके खाता है, स्माइल के साथ खाता है। लेकिन जो ऐसा इंसान होता है ना, वो स्माइल के साथ नहीं खा रहा होता। उसकी स्माइल तो होती नहीं, शायद मे बी दूसरों को दिखा दे, पर अंदर से स्माइलिंग नहीं होती। कोई स्माइलिंग फेस नहीं होता इनका, ठीक है? और या तो खाना खाएँगे नहीं, इतना डिप्रेशन में होंगे, खाना खाना धीरे-धीरे कम कर देंगे। पहले कहाँ बहुत खुश होके हर चीज़ खाते थे, टेबल पे जो भी कुछ पड़ा होता था सब खाते थे, खुश होके खाते थे। धीरे-धीरे सब खत्म कर दिया। एक रोटी पे आ गए, दाल-रोटी देनी है दो, नहीं देनी ना दो। समटाइम्स सामने पड़ा है खाना, जी नहीं कर रहा, आधा खाना खाया और छोड़ के चले गए। इस प्रकार से। जी, ज्योति जी। मैम कोई लोग खाना खाने के बाद रोज मीठा खाते हैं, तो वो नहीं, ये इसमें। देखिए, ये एक वो क्यों खाते हैं उसकी 2 वजह हैं, ज्योति जी। एक होता है हाँ। ये जो खाना खाने के बाद मीठा खाते हैं ना, एक तो उसकी क्वांटिटी वैसे कम होनी चाहिए। ये हमारे डाइजेशन को बढ़ाता है। ओके। इस इसलिए ये हमारे लाइन ऑफ ट्रेडिशन के अंदर है कि खाना खाने के बाद थोड़ा-सा मीठा होना चाहिए। आपकी हमेशा ही स्वीडिश होनी चाहिए खाने में। छोटी-सी चीज़ हो, बहुत सारी नहीं, ये तो स्वीडिश के नाम पे आज के टाइम में कुछ ज़्यादा ही वो हो गया है, ऐसा नहीं होता। बहुत छोटा-सा 2 से 3 चम्मच वाला ऐसा कुछ होना चाहिए। ओके। जैसे पहले के टाइम में पान लेते थे। इट इम्प्रूव्स डाइजेशन। आज के टाइम में अभी भी लोग लेते हैं, बट वो शुगर्स डाल के नहीं लेते, वो नेचुरल शुगर में रखते हैं। जैगरी की बनाई हुई चीज़, डेट्स की बनाई हुई चीज़, खजूर डाल के, ऐसा कुछ जो नेचुरल मीठा हो, गुड़ हो गया, लोग गुड़ लेते हैं, शक्कर लेते हैं, मिश्री भी जो धागे वाली मिश्री होती है, उसको प्रेफ़र करते हैं। जैसे सौंफ चीनी खाते हैं कुछ लोग, हमेशा रेस्टोरेंट्स के बाहर होती है, हमेशा मिलेगी। तो इट इम्प्रूव्स योर डाइजेशन। तो ये लाइन ऑफ ट्रेडिशन में है, तो ये एक अलग चीज़ है। मैं एब्नॉर्मल बिहेवियर कह रही हूँ जहाँ पे लोग भारी मात्रा में खा रहे हैं, रातों को उठ-उठ के खा रहे हैं, दिन में कभी भी कुछ भी है, वो ऐसे चॉकलेट्स नहीं खाते थे, पहले को ऐसे गप-गप करके खा रहे हैं, 3-3 5-5 6-6 चॉकलेट एक बारी में खा रहे हैं। ये एब्नॉर्मल है, ये नॉर्मल नहीं है। लेकिन अगर वो खाता ही ऐसे था, शुरुआत से ही ऐसे था, बिहेवियर था, देन मैं फिर से कहूँगी एक बार देखना ज़रूर चाहिए, ऐसे इंसान को झाँकना ज़रूर चाहिए ऐसे इंसान के अंदर। क्या ये वाक़ई में बीमारी है? क्या ये वाक़ई में ये सिर्फ़ एन्जॉय कर रहे हैं तो मिल गया तो बस एन्जॉय कर रहे हैं उसे, ऐसे है। कभी-कभी होता है ना बच्चों को होता है ना कि कोल्ड ड्रिंक मिल गई, तो उस दिन तो ऐसे कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, ऐसे पीते हैं जैसे कि उनको कभी दोबारा नहीं मिलेगी। तो वो उनकी क्रेविंग है, वो उनका एन्जॉयमेंट है। दैट्स टोटली डिफरेंट। वो डिप्रेशन बिहेवियर नहीं है। ओके? कॉज़ेज़ जी क्या मैम। कॉज़ेज़ हैं? जी, किसी का क्वेश्चन था? इनके कॉज़ेज़ क्या हैं? न्यूरोट्रांसमीटर्स, सेरोटोनिन डिक्रीज़ हो जाता है, सॉरी नॉरफ़िनाइन जो डोपामाइन ये भी हमारे डिक्रीज़ हो जाते हैं। अब ये जो हमारे आप ये कह सकते हैं कि ये वो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं जिनका रेगुलरली काम होना ज़रूरी है, एक्टिव स्टेट में होते हैं ये। अगर इनका कम हो गया ना, तो हमें यही लगेगा हमेशा सुस्त अवस्था ही रहेगी, ठीक है? और ये 1 सेकंड। ओह! ओके, ठीक है। तो इनकी जो मात्रा है डिक्रीज़ अगर रहेगी तो इससे जो नॉर्मल जो बॉडी के जो ऑर्गन या सिस्टम लेवल पे जो हमारा काम हो रहा है, ये धीरे-धीरे डिक्रीज़ हो जाएगा। जब सिस्टम लेवल पे कोई चीज़ डिक्रीज़ करती है ना, तो वो धीरे-धीरे ऑर्गन लेवल पे भी काम करना कम कर देती है। ठीक है? मतलब डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है। और जब ये ऑर्गन लेवल पे जब कोई चीज़ डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाती है, वो एक मेजर कॉज़ बनता है, किसी भी बीमारी का। ठीक है? सिस्टम में क्या होता है कि पहले एक ने कम किया तो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। अभी पीछे से रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। कहते हैं ना पीछे से माल नहीं आ रहा तो आगे कैसे काम चलेगा? कि बहन जी हम क्या बेचें? पीछे से माल ही नहीं आ रहा। वो वाली बात हो जाती है। अब यहाँ से जो फर्स्ट ऑर्गन है या बीच में कोई भी एक ऑर्गन है वो कम बना रहा है अपने हार्मोन्स को या अपनी जो उसकी पोटेंशियल है वो अपना उसका पोटेंशियल कम कर लिया हुआ है, उस चीज़ पे एक्ट करने का तो वहाँ प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। लेकिन जब ऑर्गन्स में मैं क्या बोलूँगी ऑर्गन्स में बहुत सारे ऑर्गन्स में एक बहुत भारी मात्रा में ऐसा होने लग गया है तो मतलब फिर 1, 2, 3, 4, 5-6 ऑर्गन्स आपस में बहुत ज़्यादा इनके अंदर एक आपको गिरावट देखने को मिलेगी डॉक्टर लेवल पे उनको पता है।
कि ये सिस्टम ऐसे काम करता है, तो इसमें डेफ़िनेटली कोई ना कोई व्याधि आई हुई होगी, ठीक है? तो कई बार आपने सुना होगा कोई कहता है कि अगर माउथ में अगर कैंसर है किसी को, तो वो कहेंगे ये लीवर में भी होगा, ये यहाँ पे भी होगा, ये इस तरह भी पहुँचेगा। अगर ये यहाँ-यहाँ पहुँच गया, तो उसको क्यूर करना बहुत मुश्किल है। ये क्योंकि उनको पता है कि ये चीज़ यहाँ से गवर्न होती है और इनका सिस्टम जो है, वो इस तरह से गवर्न होता है। एक पाइपलाइन है जो इस तरह से चलती है और एक एक मेजर पार्ट वाली जगह पे खराब है, तो मीन्स उसने नीचे ऑर्गन्स को भी खराब किया होगा। अगर वो कहते हैं कि यहाँ तक नहीं पहुँचा तो बहुत ईज़िली क्योर हो जाएगा। टाइम लगेगा पर क्योर हो जाएगा, बचाव के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मल्टीपल ऑर्गन कैंसर या मल्टीपल ऑर्गन फेलियर नहीं हो रहा है। या सिंगल ऑर्गन पे या सिंगल एरिया पे या सिंगल साइट पे भी प्रॉब्लम कैंसर की आई हुई है। तो वहाँ पे क्योर करना थोड़ा आसान है, करेक्ट? या तो हम उस चीज़ को या उस पार्ट को निकाल देंगे ताकि वो दूसरे ऑर्गन्स को, ये पूरे सिस्टम को डिस्टर्ब ना करे, करेक्ट? तो इस वजह से ज ने ये हमारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, इनका होना ज़रूरी है, लेकिन इनका कम होना हमारे लिए बुरी और खतरे की बात है। इसलिए मेडिटेशन और प्राणायाम करवाए जाते हैं, सो दैट यू कैन रिलीज़ आउट योर इमोशंस थ्रू व्हाट? थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड, थ्रू एक्सहेल। जितना आप एक्सहेल हमसे क्यों हमारा 16, 64, 32 की हमारी मात्रा होती है। 16, 64, 32 ये प्राणायाम की मात्रा होती है हमारी, हम सब जानते हैं। जनरल यही मिलती है हमें पढ़ने को, जनरल। घेरन संहिता में भी हमें यही पढ़ने को मिलती है और बार-बार इसी पे ही चर्चा हुई है। जनरल जो है वो ये चलती है हमारी प्राणायाम की मात्रा, ठीक है? लेकिन हम लोग या कहें कि जो जनरल इंसान है वो इतना नहीं कर सकते कि इनहेल 16 तक। इनहेल 16 तक तो क्या, यहाँ पे तो स्टार्टिंग कितनी होती है, 4 टू 7 तक ही पहुँचते हैं मुश्किल से लोग। इससे ज़्यादा तो इनहेल कर ही नहीं पाते। 16 तक तो बहुत लंबी कहानी है। कोविड में तो इससे भी ज़्यादा गिरावट थी, ठीक है? तो जो भी यहाँ तक ये नहीं कर पाते, 64 तक रोकना, होल्ड करना इट्स इम्पॉसिबल राइट नाउ, योगीज़ को छोड़कर, ठीक है? जो मैं जनरल केस की बात कर रही हूँ, जो भी न्यू एंट्री करी जिन्होंने योग का, मैं उनकी बात कर रही हूँ, ठीक है? देन 32 तक का एक्सहेल होना चाहिए। क्या ये हो पाता है? जब एक्सहेल लंबा होता है ना, इतना लंबा होता है, तो बॉडी के बहुत सारे टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं, बहुत सारे इमोशनल लेवल पे यू बिकम एक्टिव। आपका जो ब्रेन है, इट बिकम सो एक्टिव, उसको रिलैक्स करने को मिलता है और जब ब्रेन को रिलैक्स करने को मिलता है, उसके थॉट्स कम होते हैं, तो आप या वो व्यक्ति जो डिप्रेशन के ओर है या डिप्रेशन में है, उसे बाहर निकलना हमारे लिए आसान होता है। अब डिप्रेशन की भी कई स्टेट्स होती हैं जिसके अंदर डिप्रेशन की जैसे हम बता रहे हैं, ऐसे डिप्रेशन में भी कई बार होता है, हम कहते हैं ज़्यादा रिलैक्सिंग भी मत कराओ क्योंकि वो पहले से रिलैक्स स्टेट में है। आपको याद होगा जब हम ब्रेन वेव्स पढ़ रहे थे, ठीक है? अल्फा, बीटा, थीटा, देन गामा। गामा, गामा। ठीक है? जी। तो हम कहते हैं थीटा से गामा की स्टेट जो होती है, ये इट्स गुड, वो तो समाधि की स्टेट की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई पहले से ही इसमें बैठा हुआ है और किसी थॉट को, मैंने कहा था, बताया था तभी कि कोई थॉट को लेकर वहाँ बैठे हुए हैं, तो इट मीन्स वो जो थॉट है अगर नेगेटिव है, जैसे हमने डिप्रेशन की बात करी, वो डिप्रेशन उनको ले डूबेगा, सुसाइडल थॉट हो जाएगा या फिर सोते-सोते हार्ट अटैक आ जाएगा एंड देन पर्सन विल बी नो मोर। वो यही सिचुएशंस होती हैं। तो ऐसी जगह पे हम थोड़ा-सा उन्हें उत्तेजित करते हुए या एनर्जेटिक चीज़ें करवाते हैं उनसे, ठीक है? जो डिप्रेशन में लोग होते हैं। तो ऐसा नहीं कि मेडिटेशन का जो पार्ट है, वो कट कर देना है, नहीं, कट नहीं करना है। इसमें से करवाना है लेकिन 1 या 2 करवाने हैं और वो जो ये दोनों भी करवाने होंगे, तो उनकी जो टाइम पीरियड होगा, वो भी कम ही होगा। वो भी कम ही होगा। ये नहीं कि बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए करवा रहे हैं, नहीं, ठीक है? फिर ज़्यादातर चीज़ें क्या कराएँगे हम उनको थोड़ा-सा एक्टिव यानी कि पावर योग की तरफ जो आज के टाइम में होता है ना, सूर्य नमस्कार हो गया या कपालभाति हो गया ताकि एक्सहेलेशन के थ्रू वो थोड़ा अपने ब्रेन को एक्टिव समझ सके। उनका ब्रेन एक्टिव का मतलब क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर काम करेंगे। न्यूरोट्रांसमीटर काम करेंगे, तो बॉडी थोड़ी भागेगी, फिर उनका मन करेगा मैं ये भी काम कर लूँ, मैं ये भी काम करूँ। आँखें थोड़ी खुलनी शुरू होंगी, पहले डिज़ी-डिज़ी लो डिम आइज़ थी, अब थोड़ी आँखें खुलेंगी, चीज़ें और देखने का मन करेगा, उनको खुद को लगेगा, अच्छा मैंने इतनी चीज़ें इतने टाइम से करी ही नहीं। वो खुद को रियलाइज़ होगा अंदर से, ओह! मैंने अपनी ज़िंदगी के इतने सारे साल, ये इतना सारा वक़्त मैंने ऐसे ही गँवा दिया, डिप्रेशन में। वो उनको और अच्छा लगेगा कि मैं और काम करूँ, मतलब कि हमारे लिए अच्छा है वो। हमारे लिए मीन्स ऐसा एज़ अ थर्ड पर्सन वो अच्छा है कि वो इस चीज़ को रियलाइज़ करें। हालाँकि उनको एक बात के लिए बुरा लग रहा है, पर ये अच्छा है ना कि वो डिप्रेशन की तरफ से बाहर निकल रहे हैं। अब वो टुवर्ड्स ही अल्फ़ा और बीटा की तरफ आ रहे हैं, ठीक है?
या कहूँगी बीटा 2 अल्फा आ रहे हैं। उनकी ब्रेन वेव्स चलनी शुरू हो गई है। अब वो थोड़ी निद्रा से जाग रहे हैं, अपनी डिप्रेशन वाली निद्रा से जागना शुरू हुए हैं, ठीक है? अब स्ट्रेस जो होती है जॉब, पेरेंट्स, डेथ, किसी की भी कोई भी ऐसा कॉज़ बता रहे हैं यहाँ पर ना, तो कॉज़ में क्या कोई ऐसी बात थी, स्ट्रेस थी, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब मिली तो उसमें प्रमोशन नहीं हो रहा। जैसे मैंने बहुत सारी बातें बताई आपको कि वहाँ ह्यूमिलिएशन बहुत ज़्यादा है, लोग मतलब लोगों ने ग्रुपिज़्म कर रखे हैं, जॉब में हैप्पीनेस नहीं मिल रही या जॉब जिस तरह की चाहिए थी वैसे वाली नहीं मिल रही। पेरेंट्स की डेथ, ये सबसे बड़ा ट्रॉमा, ये तो हम सब जानते हैं। बचपन में हो या बुढ़ापे में हो, पेरेंट्स की डेथ को कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। देन मेडिकल हाइपोथायरायडिज़्म, हाइपोथायरायडिज़्म में बहुत ज़्यादा होता है ये। डिप्रेशन में जाने की सबसे ज़्यादा जो पावर कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा अ, चांसेस हैं कि इंसान बहुत जल्दी बातों को ले लेगा। व्हाई इन थायरॉइडिज़्म? थायरॉइडिज़्म में जो हमारे हार्मोन्स निकलते हैं, जो सॉरी, जो हमारे हार्मोन्स निकलते हैं, वो हमारी पूरी बॉडी को गवर्न करते हैं। बहुत सारे लेवल पे मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हमारी कम होनी शुरू हो जाती हैं, किडनी तक पे इफ़ेक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। और जब मैंने अगेन हमारे यहाँ पे जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उन पे भी इनडायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है। ये अगर जिसने भी पढ़ा है अ, एनाटॉमी में, अगर आपने अपना चैप्टर पढ़ा है हॉर्मोन्स का, तो आपने उसके अंदर देखा होगा एंडोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर, तो उसमें पूरा अच्छे से आपको बताया कि कैसे किस हार्मोन कैसे वो काम करता है। वो साइकिल जो है, वो प्रोसेस जो है, वो कैसे काम करता है। तो उसका कम हो जाना ब्रेन के लिए भी और खुद की एक्टिविटी के लिए भी बहुत नुकसानदायी है। देन जेनेटिक हम समझ चुके हैं, नो नीड टू सीटी स्कैन और एमआरआई। यानी कि इसके अंदर हो सकता है कि क्वेश्चन यहाँ से बन गया है कि इसके अंदर एमआरआई और सीटी स्कैन की ज़रूरत पड़ती है, नहीं, इन सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। ये तो ऐसा भाव है जिसको भाँपा जा सकता है अच्छे से, ठीक है? डिप्रेशन हमने समझ लिया, स्ट्रेस को एक बार फटाफट से देख लेते हैं। इसी का भाई है, लेकिन ये छोटे लेवल पे है। डिप्रेशन से जब इंसान बाहर निकल रहा होता है ना, तो वो स्ट्रेस में नहीं आता। लेकिन जब डिप्रेशन में जा रहा होता है, तो वो स्ट्रेस के थ्रू होके जाता है। मतलब क्या बोला मैंने? मैंने कहा ये रास्ता है डिप्रेशन के दरवाजे का, ठीक है? तो यहाँ ये स्ट्रेस से होते हुए गुज़रेगा। लेकिन जब डिप्रेशन से वापसी का जो रास्ता है ना, वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्ट्रेस से होके गुज़रे। ज़रूरी क्या होता ही नहीं जनरली। कुछ-कुछ लोगों को होता है, लेकिन वो जस्ट फॉर द फ्यू डेज़ या जस्ट फॉर कपल ऑफ मिनट्स समथिंग ऐसा रहता है एंड दे नो हाउ टू फाइट बैक, ठीक है? वो स्ट्रेस यहाँ आता नहीं है उस लेवल से, ठीक है? ये आपको देखने को मिलेगा जब आप किसी को पेशेंट को आप स्टडी करोगे या उनको देखोगे ना, आप उनको डील करवा रहे होगे, तो ये आपको पता चल जाएगा उसके अंदर, कैसा होता है। चलिए, स्ट्रेस में क्या होता है? स्ट्रेस कैन बी डिफाइंड एज़ अ स्टेट ऑफ वरी, मेंटल टेंशन। ये कैसे होगा? कल बच्चे का पेपर है, ओह! इसका ओलंपियाड है, ओह हो! इसका टेस्ट है, इसका फुटबॉल का मैच है, मुझे कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके पेपर आ रहे हैं, ये तो मैथ्स में इतना वीक है, 10th क्लास आ गई है, अब तो पूरा साल पेरेंट्स की नींद उड़ जाएगी, 10th क्लास आ गई है और ये मैथ्स में मेरा बच्चा तो वीक है। पूरा साल खुद पेरेंट्स परेशान रहेंगे, वो पूरा साल बच्चे को डिप्रेशन में रखेंगे। स्ट्रेस तो छोड़ो, उसको तो डिप्रेशन करवा देंगे। बच्चे को मेरी मैथ्स कमज़ोर है, मेरी मैथ्स कमज़ोर है, सोच-सोच के बच्चा खुद अपने आप को मान लेगा कि मैं मैथ्स में कमज़ोर हूँ। रेदर देन बीइंग कमिंग एंड विनिंग द रेस, वो डर के मारे या इमोशनली अपने आप को इतना बैगेज फ़ील करेगा अपने अंदर कि वो वहाँ से भागने की कोशिश करेगा। वो तो रास्ते ढूँढेगा इनविजिबल होने के, कि मुझे कोई ना देखे, धरती माँ फट जा, मैं समा जाऊँ इसमें, मुझे तो बस कोई देखे ना, मैम तो कभी क्वेश्चन पूछे ही ना मुझसे कोई। वो तो बस एस्केप होने के, वहाँ से छुप जाने के, इनविजिबल हो जाने के पूरे-पूरे चांसेस ढूँढते हैं। तो ऐसे केस में जहाँ पेरेंट्स को स्ट्रेस हो रहा है, तो उनको भी डील करना होगा कि मेरा स्ट्रेस बच्चों तक इस तरह से ना पहुँचे। सेम है, ऐसे ही हर इंसान को देखना होगा कि मेरा स्ट्रेस जो है वो दूसरों तक इस प्रकार से ना पहुँचे कि वो खुद भी परेशान हो या किसी और लेवल से मतलब उनसे वो परेशानी हो। आप कम्युनिकेट कीजिए, लेकिन अपने स्ट्रेस को डिलीवर मत कीजिए किसी के ऊपर। ये नहीं कि पूरा का पूरा स्ट्रेस का टोकरा लिया और दूसरे को दे दिया और वो जो दूसरा लेगा हो सकता है वो किस प्रकार से ले, नहीं पता। फ्रेंड्स नहीं लेते इस प्रकार से, पेरेंट्स लेते हैं। जब पेरेंट्स को अपने स्ट्रेस के बारे में बताते हैं, उसको किसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, डिप्रेशन में कन्वर्ट भी कर लेते हैं, ठीक है? ओवर जब होता तब। Caused by difficult situation, stress is a natural human response that prompts us to address challenges and threats in our life. Sorry.
क्या कहना चाह रहे हैं वो सिंपल सी बात है। वो कह रहे हैं कि ह्यूमन नेचर है, एक मानव जाति का एक नॉर्मल सा नेचर है, उसका व्यवहार है, किसी भी सिचुएशन में थोड़ा-सा स्ट्रेस को ले लेना। इससे ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है, हम सब जानते हैं। अभी हमारे एग्ज़ाम आ रहे हैं तो हम सबको थोड़ा-थोड़ा स्ट्रेस है। तो ये स्ट्रेस कब बढ़ेगा? अभी तो हमें पता है ना स्ट्रेस है हल्का-सा, कि हाँ एग्ज़ाम है, पढ़ना है, पढ़ाई करनी है, सुबह उठना है, चैंटिंग करनी है, पतंजलि योग सूत्र पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है ना? लेकिन जब एग्ज़ाम पास आएगा तो क्या हाल होगा? सबकी साँसें फूल जाएँगी, सबके हाथ-पाँव फूल जाएँगे। फिर कुछ समझ नहीं आएगा, कहाँ से शुरू करें, कहाँ खत्म करें, किसका पढ़ें, किसका छोड़ें। सब कुछ पढ़ लें या सब कुछ छोड़ दें, ना दिमाग में घुसेगा कि पढ़ा भी क्या था। एग्ज़ाम का लास्ट वीक जो होता है ना, उसमें हाथ-पाँव इतने फूल चुके होते हैं, आपके हॉर्मोन्स इतनी स्पीड से भाग रहे होते हैं उस टाइम पे, ऐसे-ऐसे मतलब कहते हैं ना कि क्रिकेट में जैसे कि बॉल जैसे कि आप किसी रन बनाने के लिए उसने अ, फील्डिंग करी, बॉल दी, क्रिकेटर ने जो थे जो बैटिंग कर रहे थे, उन्होंने उसको हिट करा, हवा में चली गई बॉल। अब दोनों प्लेयर आपस में रन बनाने के लिए भाग रहे होते हैं ना, ऐसे ही आपकी आपकी हालत होती है एग्ज़ाम टाइम पे। जब लास्ट वीक होगा ना तब ऐसे सारे भाग रहे होंगे, रन बनाने के लिए, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ। समझ कुछ नहीं आना। समझ तो छोड़ो, याद कुछ नहीं रहेगा लास्ट में। क्यों? क्योंकि एंड मोमेंट पे आप रिलैक्स्ड स्टेट में नहीं हो, जो आप थोड़ा-सा पढ़ के उसको याद कर पाओ। यही वक़्त होता है जहाँ पे हम पढ़ के अपने आप को याद कर सकते हैं, ताकि लास्ट मोमेंट पे जो लास्ट वीक है या लास्ट 2-3 डेज़ होते हैं, वहाँ हमें स्ट्रेस ना आए। वहाँ हमारी हार्ट बीट इतनी तेज़ ना हो जाए कि हे प्रभु! जो हमने पढ़ा वो कहाँ गया? कहाँ गए हमारे वो संस्कार, हमारे संस्कारों के वो न्यूरॉन्स कहाँ गए? कहते हैं स्मृति पटल में सब कुछ रह जाता है, लेकिन वो याद क्यों नहीं आता? वो शीशा के क्लियर क्यों नहीं होता? वो एग्ज़ाम टाइम पे बिल्कुल धुंधला हो जाता है, क्योंकि आप रिलैक्स स्टेट में नहीं हैं। प्राणायाम करते रहें, सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करते रहें। आसन करें या ना करें, पर सूक्ष्म व्यायाम ज़रूर करें। स्ट्रेस से लड़ने की सबसे बड़ी ताकत है सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम। ठीक है? सिम्पैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो ओवर एक्टिव हो जाता है। हम सब जानते हैं इस बारे में, समझ आ गया ना? सॉरी। हेंस सेल इंट्रोड्यूस द किसने करा था? हैंस सेल ने इंट्रोड्यूस द concept of stress having two categories, distress and eustress. डिस्ट्रेस के मतलब से क्या मतलब क्या हो गया कि वो नेगेटिवली वो स्ट्रेस जो नेगेटिवली आपको अफेक्ट करता है, मतलब कि जहाँ इंसान अपने या मुझे मैथ्स नहीं आती, मेरे को मेरा तो बहुत बेकार पेपर होगा, मुझे आती ही नहीं, मुझे आती ही नहीं, मुझे आती ही नहीं। दुनिया से सुन सुन के खुद को सुन सुन के उस इंसान ने अपने ऊपर नेगेटिव ले ली कि मुझसे नहीं होगा। ठीक है? वो डिस्ट्रेस है, ठीक है? और यूस्ट्रेस का मतलब क्या हो गया? स्ट्रेस दैट दैट हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन यू कि हाँ, मैं कर सकता हूँ, मुझे तो सबने कहा मैं कर सकता हूँ एंड दिस इज़ द अपॉर्च्युनिटी टू प्रूव माय सेल्फ कि मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ। यूस्ट्रेस इज़ व्हाट एनर्जाइज़ अस, मोटिवेट्स अस। जैसे मैंने कहा हाँ, मैं कर सकता हूँ, सबने कहा है, कर सकता हूँ और मैं जानता हूँ, मैंने पढ़ाई करी है, मैंने मेहनत करी है, मैं कर सकता हूँ। और ये यूस्ट्रेस में आप लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। आज भी आपके पास टाइम है। अगर आप पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, क्वेश्चंस बनाते हैं, नोट्स बनाते हैं, चार्ट्स बनाते हैं, तो आप अपने डिस्ट्रेस से यूस्ट्रेस पे आ जाएँगे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? To make more to make a change, it gives us positive outlook, make us capable of overcoming obstacles and sickness. यही कुछ ऐसा है जो आपको समझ आता है जब हम कहते हैं योग में। कि योग में आने से हमें क्या फायदा होता है? हमारा पॉजिटिव आउटलुक बनता है, हम कैपेबल होते हैं, हम क्षमता हमारे अंदर आती है किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी लड़ाई, उन सब से लड़ने के लिए हम हमारे अंदर वो क्षमताएँ आती हैं। क्षमताएँ क्यों आती हैं? क्योंकि हम फालतू की थॉट्स पे ध्यान नहीं देते, ठीक है? और जो काम जिस टाइम पे करना चाहिए, हम वो काम उस टाइम पे कर रहे हैं। इसलिए हमें जब एग्ज़ाम या कोई भी सिचुएशन जब आती है, उसको परफ़ॉर्म करने की, अपना काम डिलीवर करने की, हमारा काम पूरा होता है अंदर से और हमें फिर उस प्रकार से डिप्रेशन आता ही नहीं या हमें इस प्रकार से कुछ वो नेगेटिव थॉट्स हमें आते ही नहीं। दुनिया चाहे जैसे मर्ज़ी बोलते रहे कि मुझसे होगा या नहीं होगा, पर मैं जानती हूँ, ये जानता हूँ कि मुझसे होगा क्योंकि मैंने मेहनत करी है, मैंने पढ़ाई करी है। ठीक है? सिम्पटम्स क्या-क्या होते हैं इनके? फिज़िकली सिम्पटम क्या होंगे? माइग्रेन, ब्लोटिंग, एसिडिटी, वॉमिटिंग फीलिंग रहेगी, स्लीप डिस्टर्ब रहेगी, लूज़ मोशन हो जाएँगे, कॉन्स्टिपेशन, पेन, टायर्डनेस, वीकनेस सॉरी। कई बच्चों को होता है माइग्रेन, वन साइड हेडेक स्टार्ट हो जाता है इनको। ब्लोटिंग मतलब पेट का फूलना हो जाएगा, पेट थोड़ा मोटा-सा आगे की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है? एसिडिटी, गैस बनने लगेगी बार-बार। वॉमिटिंग, ऐसा लगेगा मुझे पुक करना है, मुझे उल्टी करनी है किसी प्रकार से भी। अब
आएगी नहीं पर अंदर से फीलिंग जी मचलाता रहेगा। स्लीप डिस्टर्ब हो जाएगी, निद्रा की अवस्था हमेशा ही डिस्टर्ब रहेगी, बार-बार नींद खुलना या नींद ना आना, करवट बदलते रहना, इस प्रकार से जल्दी नींद खुल जाना वो भी। लूज़ मोशंस यानी कि पेट खराब हो जाएगा और बार-बार बॉडी में कुछ भी जो खाया है वो पच नहीं रहा है, वो बल्कि बस बॉडी से बाहर निकल रहा है, ठीक है? या फिर निकलना तो बहुत दूर की बात है, पहले मतलब नया भी खा लिया, पुराना भी खा लिया, अब वो बाहर नहीं निकल रहा है, अब वो परेशान कर रहा है। तो क्यों? क्योंकि हार्मोन लेवल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो स्लो डाउन हो गई है या तो ओवर एक्टिव हो जाती हैं, लूज़ मोशन हो गया। जब लेस हो गई, हाइपर एक्टिव हो गई तो कॉन्स्टिपेशन हो गई, ठीक है? पेन पेन कहीं भी हो सकती है, जनरली हेडेक ही रहेगा, ठीक है? टायर्डनेस, थकावट रहेगी। पेन में ना क्या होता है पूरी बॉडी पेन करती है, ठीक है? पूरी बॉडी में कोई थकावट सी रहेगी, कुछ एक जी जहाँ हाथ लगाओगे वहाँ दर्द करेगा, जहाँ हाथ लगाओगे वहाँ दर्द करेगा। अच्छा ये क्यों हो रहा है? अगर वात-पित्त कफ के हिसाब से देखोगे तो किस वजह से हो रहा है? क्या रीज़न है? कोई समझा सकता है? अगर किसी ने आयुर्वेद पढ़ा है तो? मैम माइग्रेन तो कफ की वजह से हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन मैम जो है हमारे पित्त की वजह से हो रहा है और टायर्डनेस वात की वजह से हो रहा है। अम, कुछ-कुछ सही है पर कुछ-कुछ गलत है। माइग्रेन प्रॉपर्ली अगर चलो ठीक है मैं ब इन सब में मेजर जो कंपोनेंट है वो है वात। जी। थॉट ना टिक ही नहीं रहे एक जगह पे और नेगेटिव डायरेक्शन में है तो है ही है। ये मेजर कंपोनेंट है, ठीक है? एसिडिटी है, लूज़ मोशन है, स्लीप डिस्टर्ब है। स्लीप में भी आप जानते हैं डिस्टर्बेंस में वात है, ब्लोटिंग में वात है, वॉमिटिंग में वात है, कॉन्स्टिपेशन में वात है, पेन है तो वात है, टायर्डनेस है तो वात है, वीकनेस है तो वात वात है, ठीक है? इवन माइग्रेन के लिए भी, ये माइग्रेन में क्या होता है बॉडी ना टेम्परेचर सेट आई एम सॉरी बॉडी टेम्परेचर सेट नहीं कर पाती इसलिए, ठीक है? आई एम सॉरी। जी, ठीक है? मेजर कंपोनेंट क्या है हमारा वैसे वात है, ठीक है? क्योंकि बात हमेशा याद रखिएगा बात आप ये समझे बहुत सारे थॉट्स गवर्न हो रहे हैं इसके अंदर कहीं पे भी सोच विचार दूर दूर तक जा रही है जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि वो वाली बात हो जाती है तो ये तो रवि वहां भी नहीं पहुंच रहे और वहां भी नहीं जा पा रहे जहाँ पॉजिटिव थॉट्स है नेगेटिव थॉट की तरफ ज्यादा जाते हैं ठीक है ना इमोशनल एंजाइटी ज्यादा रहेगी नॉट एबल टू रिलैक्स हार्ट बीट बहुत तेज रहे हो जाएगी अच्छा ऐसे लोगों की जनरली क्या होता है कहीं बैठे होंगे इनकी हार्ट बीट बहुत तेज हो जाती है ठीक है बात थोड़ी सी मतलब आपने बात छेड़ी या बात उनको ध्यान में आ गई, इनकी हार्ट बीट तेज़ हो जाएगी। अपसेट से रहेंगे, पता नहीं की बनेगा, पता नहीं क्या होगा इसका, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं राम जाने। चलते जा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, तब भी इनके दिमाग में वही बातें चल रही हैं, बड़बड़ाते भी रहेंगे। फीलिंग टू क्राई हम जानते हैं, इरिटेशन रहेगी। क्या करा है ये? क्यों करा है ये? मैंने कहा था, नहीं कहा था, तुमने किया, तुम्हारी वजह से हुआ है। अच्छा छोड़ो। जबकि काम बिल्कुल स्मूथ है, साफ है, सब कुछ ठीक है। फिर भी इरिटेशन हो जाती है, ठीक है? क्योंकि इच्छा नहीं है ना कुछ काम करने की अंदर से, इस वजह से, ठीक है? मूड जो होता है मूड स्विंग्स ये तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अभी अच्छे होंगे, पल में तोला, पल में माशा। फिर बोredom इनको हर चीज़ में इनको बोरियत नज़र आई, मेरा तो जी ही नहीं लग रहा किसी चीज़ में। कोई अच्छी चीज़ इनकी फेवरेट चीज़ भी दोगे तो भी इनका जी नहीं लगेगा और गुस्सा तो नाक से बहकर सीधा मुँह पे आएगा, जो कि शब्दों के द्वारा बाहर निकलता रहेगा। थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा होगी। है नहीं पंजाबी में बोलते हैं ऐसे कि है नहीं इतनी देर हो गई है, आई नहीं। तो इनके यहाँ पे क्या होता है कि मीन्स आई नहीं मीन्स मान लो कि किसी ने आना था इतने टाइम तक और अब 1 मिनट हो गया, मान लो 4 बजे किसी ने पहुँचना था, 4 1 से या 3 हो गए, इनको टेंशन स्टार्ट कि 4 तो बज गए अभी तक आए नहीं, आई नहीं, आई नहीं, आई नहीं, आई नहीं। नेगेटिव थॉट्स, हाय एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? फ़ोन करके चेक करो। वो ये नहीं सोचेंगे वैसे ही कोई देर हो गई होगी, ट्रैफिक होगा या कुछ होगा, नहीं। नेगेटिव थॉट की तरफ जाएँगे, हाय एक्सीडेंट तो नहीं हो गया? कुछ ऐसा ऐसी डरा देने वाली बात खुद अपने माइंड में भी लेकर आएँगे और फिर दूसरों के माइंड में भी डाल देंगे। ले भई मेरे मन में तो आई थी बात, तुम भी ले लो। तो ये नेगेटिव थॉट्स हैं और ये तब कब कब ज़्यादा आते हैं, मैंने अगेन बात की जो बात कर रही हूँ, कि ये नेगेटिव थॉट्स में इतनी जल्दी दूर भागते हैं, जितनी जल्दी ये पॉज़िटिव में नहीं जाते हैं, ठीक है? डर लगा रहेगा किसी न किसी बात का, कुछ छूट गया क्या मेरा? कुछ रह गया क्या मेरा? ओ कुछ एक बार चेक करिए यहाँ पे है कि नहीं है? 10 बार जाके अपना लॉक चेक करेंगे, अपने घर घर से बाहर जा रहे हैं, मान लो कोई जा रहा है, 10 बार अपना लॉक चेक करेगा, फिर उठेगा फिर लॉक चेक करेंगे।
अच्छा ताला बंद है या नहीं है, ठीक है। अच्छा ये सामान रख लिया, फिर दोबारा अपने कार का बूट चेक करेंगे, अच्छा इसमें सामान रख लिया था कि नहीं रख लिया था। एक ही चीज़ को 3-3 4-4 बार चेक करते रहना, कुछ छूट उस तरह एक अजीब-सा डर लगा हुआ है अंदर से, क्या है? वैसा कोई कहने वाला डर नहीं है कि भूत से डर लग रहा है, वो वाला डर नहीं है ये। ये बस एक किसी चीज़ का अजीब-सा डर है। जैसे मैंने बताया ना कि ताले को बार-बार चेक करना या पानी दे दिया पौधों को 3-3 4-4 बार जाके चेक करना कि हाँ, दे दिया कि नहीं दे दिया। एक अजीब-सा डर है। ठीक है? होपलेसनेस रहेगी इसका इनके अंदर। इनको किसी भी चीज़ से कोई होप नहीं होती। हर चीज़ में नेगेटिव थिंकिंग होगी, सब कुछ पॉज़िटिव दिखा दो, ये ढूँढ लेंगे नेगेटिव कहाँ पे है। अच्छा सब कुछ अच्छा लग रहा है? ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ अच्छा कैसे हो सकता है? ना, 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 सब कुछ अच्छा ही होता है। नथिंग इज़ परफेक्ट। इनके दिमाग में ये होती है नथिंग इज़ परफेक्ट। तो उसमें से ये निकालेंगे, चुगेंगे कि ये गलती नंबर 1, ये गलती नंबर 2। माइक्रोस्कोपिक ग्लास से मतलब अपने वो ग्लास है ना माइक्रोस्कोप ग्लास से देखेंगे, ढूँढेंगे। तुम इतने अच्छे इंसान कैसे हो सकते हो? मैं गलती निकालूँगा, मैं निकालूँगा, आज ये काम मेरा है। तो वो इस प्रकार से एक मतलब इनको दूसरों से कोई होप ही नहीं है कि नहीं तुम क्यों काम करोगे? तुम नहीं करोगे। एक तो गलतियाँ निकालने वाला काम करेंगे, पैटर्न ही इनका दिमाग का ऐसा हो चुका होता है। ठीक है? चेंज इन बिहेवियर, एडिक्शन होगी, ड्रग्स लेना शुरू कर देना, स्मोकिंग। एक ड्रग्स को मैं इसमें ये नहीं कहूँगी कि ड्रग्स लेने का सिर्फ़ यही एक रीज़न है, स्ट्रेस, नो। फ्रेंड्स भी करवा देते हैं, मस्ती-मस्ती में भी करवाते हैं, ये हम सब जानते हैं। लेकिन जब कोई स्ट्रेस में है, कुछ है तो उसे एक बार अगर ड्रग्स चखवा दिए जाएँ या कह दिया जाए जस्ट टेस्ट इट फॉर वन्स तो उनके लिए खतरनाक है और वो बहुत जल्दी पकड़ते हैं और जहाँ पे उनको ज़रा-सा आराम आ जाए ना अपनी स्ट्रेस की लाइफ़ में, उनको अच्छा लगने लगता है और ज़्यादातर लोग स्ट्रेस में होते हैं इसलिए उनके लिए ये बहुत जल्दी एडिक्शन हो जाती है। स्मोकिंग वी ऑल नो इट्स लाइक द फोरमोस्ट एडिक्टिव पावर जिसके अंदर है वो स्मोकिंग है। अल्कोहल वी ऑल नो। कुछ लोगों के साथ तो इंसोम्निया में होता है कि हमें नींद नहीं आती, रात को हम 2 लेंगे, 60-90 लेंगे, हो जाएगा हमारा। फिजिकल वायलेंस, चिल्लाएँगे, घर की चीज़ें तोड़ेंगे या अब्यूज़ करना शुरू कर देंगे। सोशल आइसोलेशन, जाना ही नहीं, पार्टीज़ में ही नहीं जाना इस लोगों ने। ज़्यादा लोगों से मिलना-जुलना नहीं है। इस प्रकार से, ठीक है? तो ट्रीटमेंट क्या है? अच्छी नींद लो, अच्छी डाइट लो। डाइट अच्छी क्यों लो? डाइट अच्छी इसलिए लो क्योंकि अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स वाला या कोई ज़्यादा शुगरी वाला खाना लोगे ना, तो उससे आपका हमेशा उत्तेजित आप नहीं हो पाओगे। आप लो की तरफ ही रहोगे, ठीक है? और ज़्यादा अगर किसी ने इस प्रकार का खाना खाया ना जिसमें मांस-मच्छी ज़्यादा होती है, इस प्रकार की चीज़ें अगर ज़्यादा हैं, तो पहले उनकी इमोशंस बॉडी के अंदर आ गए, उनको भी नलीफाई करना होगा। सो ऑलवेज़ ट्राई टू ईट फ्रेश। जितना फ्रेश खाना ही खा पाएँगे ना, उतना उनके लिए अच्छा है। स्टेल, बासी खाना, हम कहते हैं ना तामसिक खाना। मेरा असली मतलब इसके अंदर क्या है, राजसिक से जो तामसिक की तरफ जा रहा है ना, राज से तामसिक की तरफ जो खाना जा रहा है ना, उसको क्रॉस करना है। तो राज टू सात्विक जो आ रहा है, असली सात्विक है। तो हमें सात्विक की तरफ जाना है, ठीक है? एक्सरसाइज़ कीजिए, जो जंपिंग व थोड़ा उत्तेजना वाली जैसे सूर्य नमस्कार हो गया, सूर्य भेदी हो गया और कपालभाति हो गया। इस प्रकार से जो उत्तेजित करते हों, वो वाले आसन करने हैं। प्रोडक्टिव वर्क मीन्स कुछ करे तो उनको मिले। आई एम सॉरी कुछ भी कार्य कर रहे हैं, उनसे उनको कुछ मिले या कुछ कार्य इनका प्रगति की ओर पे हो। ये नहीं टाइम वेस्ट कर रहे हो, रील्स देख रहे हैं जी, ये वो काम है। इंस्टाग्राम में बैठे हुए 3 घंटे हो गए, काम है ये। नींद ही नहीं आती जी हमें तो, हम इतनी देर ना देखें तो। बेकार है ना? मूवीज़ देख रहे हैं, ये काम है? ये कोई काम नहीं है। बैठे हुए आप बस बैठे हुए हैं और घर का कोई छोटा-मोटा सा काम कर रहे हैं व्हिच इज़ नॉट प्रोडक्टिव, उसे देख रहे हैं। बाहर प्लांट्स से मिलवाएँ इन्हें, प्लांट्स में थोड़ी-सी गार्डनिंग करवाएँ इन्हें। एक के प्रोडक्टिव हो गया कि सो दैट यू लर्न अबाउट द एनवायरनमेंट, प्लांट्स के बारे में आप सीख रहे हो, ग्रीनरी के बारे में आप सीख रहे हो। और दूसरा, इससे आपके प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। ये आप ही को फल देंगे, प्लांट्स कभी भी अपना फल अपने पास नहीं रखते, हमें देते हैं। एनवायरनमेंट अच्छा होगा, हम भी अच्छे होंगे। उनसे बातें कीजिए, दे ग्रो मोर। आपको भी आपका स्ट्रेस बाहर आएगा, उनका भी बाहर वो आपका स्ट्रेस लेके आपको ही और ज़्यादा एनर्जेटिक करेंगे। प्लांट्स इज़ द बेस्ट हीलर, ठीक है? आपकी एनवायरनमेंट बहुत बहुत बड़ा अच्छा हीलर है, ठीक है? हेल्पिंग, दूसरों की मदद करना, ये सिर्फ़ हमारे शास्त्रों में दान पुण्य कह के हम जब कहते हैं कि स्वर्ग प्राप्त होगा, ये वो वाली चीज़ नहीं है। हेल्पिंग से मतलब जब हम हमारे शास्त्र हमें सिखाते हैं ना हेल्पिंग का मतलब या दान का मतलब, उसका मतलब ही ये होता है कि उनके पास वो चीज़ अगर अवेलेबल नहीं है या वो नहीं ले सकते,
वो स्थिति नहीं है अभी, तो उनकी मदद कीजिए। वो जब आप उनको मदद करोगे, आपके दिल को भी अच्छा लगेगा कि हाँ, किसी के दुःख को कम करा। तो ये जो दुःख को कम करा ना, ये अपने दुःख को बहुत कम कर देता है। हमको लगता है कि हाँ, हम हैं किसी लायक या एक अजीब-सी खुशी होती है दूसरों की मदद करके। वो हमेशा ही सैटिस्फैक्शन की ओर लेके जाती है रेदर देन गोइंग टू द स्ट्रेस डायरेक्शन में। सोशल कंसंट्रेशन कनेक्शन सॉरी। सोशल कनेक्शन के अंदर ये होता है कि 10 लोगों से बात करेंगे, मिलेंगे, जुलेंगे। हो सकता है कि कोई नई ओपनिंग्स, नई अपॉर्च्युनिटीज़ मिले, नए रास्ते खुले उनसे बात करने पर। अच्छा ये भी एक फ़ील्ड है। अच्छा इस तरह से भी होता है। ओह! ओके मुझे नहीं पता था। जैसे कि हमारे यहाँ पे पता है, आप सब जानते हैं, अगर आप किसी से बात करेंगे, अच्छा योग में भी ग्रेजुएशन होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, पीएचडी होती है। दे डोंट नो। आप अपने आस-पास के लोगों को देखोगे, उनको नहीं पता। तो दे आर एजुकेटेड बाय यू। यू आर एजुकेटिंग देम। आप उनको एजुकेट कर रहे हो। तो देखो ना कितनी अच्छी चीज़ है सोशल कनेक्शन के अंदर, उनका फ़ायदा हुआ। अगर ये मान लीजिए आपको नहीं पता था जब आपने योग करना स्टार्ट किया था, आप सीख रहे थे मान लीजिए किसी और से, आपके घर योग ट्रेनर आते थे या आपने कहीं जॉइन किया था वहाँ आप योग सीख रहे थे, देन उन्होंने आपको बताया, वो आपके लिए कितना अच्छा हुआ। आपके सोशल कनेक्शन से कितना अच्छा हुआ। ये तो मैंने सिर्फ़ एक चीज़ बताई, जिसमें करियर या कहें कि एक आपको कुछ नई चीज़ सीखने को मिली। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ है सोशल कनेक्शंस के अंदर। बहुत बेनिफिट होता है, हमारी स्ट्रेस, हमारी हैप्पीनेस इंक्रीज़ भी होती है। नेगेटिव सोशल कनेक्शन हमें बढ़ाता है, नेगेटिविटी को बढ़ाता है मतलब, ठीक है? इट्स नॉट स्ट्रेस दैट किल अस, इट्स अ रिएक्शन टू इट। हेंस साइलेंट। बहुत बढ़िया बात बोली है, उन्होंने कहा है कि ये मैं एक इस पे एक स्टोरी सुनाना चाहूँगी आप सभी को। छोटी-सी स्टोरी है। स्ट्रेस और डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छी है ये स्टोरी। एक साधु थे, ठीक है? और ये उनका चेला था, ठीक है? और कोई एक आदमी आया, ये इन पे चिल्ला रहा है, इन पे। ये वाला इन पे चिल्ला रहा है ज़ोर-ज़ोर से। चिल्लाई जा रहा है, ये भी देख रहे हैं, ये भी देख रहे हैं। ये चिल्लाई जा रहा है, "या, या, 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 तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम पोंगा पंडित हो, तुम ढोंग करते हो, ये करते हो, वो करते हो।" बहुत कुछ बोला, बहुत कुछ बोला। साधु ने कुछ नहीं कहा और ये चल पड़े। चलते-चलते पीछे-पीछे चेला भी आ रहा था। उन्होंने पूछा, "संत महाराज जी, आपने कुछ क्यों नहीं कहा उसे? आपके पास तो हर चीज़ का जवाब था। आप तो बोल सकते थे ना?" ये पीछे चेला चल रहा है, ठीक है? उन्होंने कहा, "आप तो सब कुछ बोल सकते थे, आपने क्यों नहीं जवाब दिया?" संत जी ने सुना, अच्छा ठीक है। अपने मठ में पहुँच गए। वहाँ जाके अंदर गए रूम के अंदर। ये यहाँ सवाल पूछ रहे हैं, ये अपना रूम के अंदर चले गए। रूम के अंदर गए, वहाँ से लेकर आए कुछ मैले कपड़े, ठीक है? कुछ मैले कपड़े ले आए। कहा इन्हें पहन लो, गंदे मैले कपड़ों को। इन्होंने कहा मैं ये कपड़े, अब संत जी ने गुरुजी ने बात ये बोली है। उन्होंने कपड़ों को पकड़ा और कहा कि इन्हें पहन लो। उन्होंने कहा मैं कैसे पहन लूँ, इतने तो बड़े ही बदबूदार कपड़े हैं, इनमें से तो बड़ी बदबू आ रही है। मैं नहीं पहन सकता, ये असहनीय है, मैं नहीं पहन पाऊँगा। तब संत जी ने कहा, मैंने तुम्हें गंदगी दी, तुमसे पहनी नहीं गई और तुम उसको धारण नहीं कर पा रहे हो। ऐसे ही उसके अपशब्द थे। वो असहनीय थे और गंदे थे। मैं उन्हें क्यों धारण करता? मैं उन्हें वैसा ही रिप्लाई क्यों करता? ये मुझे नहीं करना, इसलिए मैंने उनको कोई किसी प्रकार का कोई अपशब्द दोबारा नहीं दिया। जैसे कहते हैं ना कि गाली पे गाली देना, वो वाली बात मैंने नहीं करी। मैं अपने तरीके से जवाब दे सकता था जो कि मैंने उस टाइम पे दिया, बस। जितना बनता था, जैसा होना चाहिए था वैसा, इसके दूर नहीं। तो आपका जो स्ट्रेस है ये वो नहीं, जो आपको वो स्ट्रेस आपको नहीं मारता है। आप जब उसपे कोई रिएक्शन दिखाते हो ना, वो आपको मारता है। नेगेटिव रिएक्शन, जैसे कि गाली पे गाली हो गई, मैं वो एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ठीक है? थप्पड़ पे थप्पड़ हो गया, वो वाली बात, ठीक है? चलें, एंग्ज़ायटी। हमारे पास अभी 10 मिनट हैं, हम इसको फटाफट से देख लेते हैं एंग्ज़ायटी को। एंग्ज़ायटी क्या कहता है? एंग्ज़ायटी मतलब थोड़ी-सी मेरे को चिलमिलाहट सी हुई हुई है, ओह! आज ये काम होने वाला है, ओह! आज पार्टी है, मुझे बहुत सारी तैयारियाँ करनी है, मुझे बहुत सारा काम करना है, एंग्ज़ायटी है। कभी-कभी खुशी वाली एंग्ज़ायटी होती है, ये आज पार्टी है, एन्जॉय करेंगे थोड़ा-सा,
फिर उसमें एंग्ज़ायटी क्या होती है, मैं क्या पहनूँ, मैं क्या ना पहनूँ, ये तो मेरी उस वाली पार्टी में देख लिया था उसने, ओह! मैं कुछ और पहनूँगी, ये ग्रीन वाली पहनती हूँ, नहीं ये तो उस वाली पार्टी में पहना था। मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, आई एम सॉरी, बट इट्स अ वेरी कॉमन एग्ज़ाम्पल, सो आई जस्ट वांट टू रिलेट इट। प्लीज़ डोंट गेट ऑफेंडेड। ओके, एंग्ज़ायटी, ठीक है? एंग्ज़ायटी इज़ अ कॉमन इमोशन when dealing with the daily stress and problems. But when these emotions are persistent, excessive, irrational, affects a person's ability to function. Anxiety becomes a disorder then. अब मैंने जो आपसे एक बात कही अभी कि ये कॉमन इमोशन है, ठीक है? जैसे मैंने कपड़ों की बात करी या कुछ इस प्रकार से। अब ये डेली का स्ट्रेस है कि मैं अब हर रोज़ अपनी कबर्ड के आगे खड़े हो जाना कि मैं आज क्या पहनूँ, ये गलत है। ठीक है? या फिर इससे थोड़ा हटकर, आज मैं ये क्या करूँ या मुझे ये कैसे करना है? आज ऑफ़िस में कैसे होगा? आज इधर ये चीज़ कैसे होगी? हर वक़्त ही इस प्रकार की कॉमन और डेली ऐसी एंग्ज़ायटी को अपने अंदर रखना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। कभी-कभी इट्स ओके, इट्स नाइस, कभी-कभी तो ओके। अच्छा तो ये भी नहीं है पर इट्स ओके। पर इसको डेली की आदत बना लेना, इससे क्या होता है इमोशंस आर पर्सिस्टेंट, एक्सेसिव एंड इरैशनल। इरैशनल का मतलब क्या है? जिसकी कोई वजह नहीं है, बेवजह उस बात पे स्ट्रेस दिए जा रहे हैं, बेवजह उस बात के बारे में सोची जा रहे हैं। गलत है ना? ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब बार-बार एक ही बात पे सोच रहे हैं, बार-बार एक ही बात पे तवज्जो दिए जा रहे हैं उस बात को, जिस पे ज़्यादा इतना एम्फसाइज़ नहीं करना चाहिए, दैट क्रिएट्स एंग्ज़ायटी। और ये वाली एंग्ज़ायटी जो है, जो ज़बरदस्ती एक ही बात पे तवज्जो दिए जा रहे हैं, ये गलत है, ठीक है? अ पर्सन्स एबिलिटी टू फंक्शन, ये थोड़ा अफ़ेक्ट करती है उसकी। एबिलिटी टू फंक्शन मीन्स इसमें अच्छा एक समझिए, 2 फ्रेंड्स हैं, 2 लड़कियाँ हैं, ठीक है? स्कूल में इनकी अपनी एक एंग्ज़ायटी चल रही है, एक अलग ही इनकी दौड़ चल रही है। आज इसने ये करा, आज इसने ये करा। मेरे को इससे ज़्यादा नंबर लेके आने हैं, मुझे इससे ज़्यादा अच्छी ड्रेसेस पहननी है। ये जो इसने किया है, मेरे को उससे ज़्यादा अच्छा करके दिखाना है। बेवजह। ये डॉक्टर बन के दिखाएगी, तो मैं भी डॉक्टर बन के दिखाऊँगी। भाई तुम्हारी तो इच्छा ही नहीं थी डॉक्टर बनने की, तुम तो टीचर बनना चाहती थी। तुम जो भी कुछ करना चाहते थे, तुम भूल गए इसके अंदर और इर्रेशनली इन सब चीज़ों को करना शुरू कर दिया। अच्छा इसने इतना सुंदर घर बनाया है, मैं अपने घर में टाइल्स सारी टाइल्स चेंज कर दूँगा, इसने इतनी अच्छी टाइल्स लगाई हैं, इससे महँगी टाइल्स लगाऊँगा मैं। क्यों लगाएँगे आप? आपका तो घर में ये मैचिंग है ना, इसे महँगी टाइल्स लगा के क्या हो जाएगा? छोटी-छोटी बातों को बड़ा कर देना और उसको फिर अपने घर तक लेकर आना। अभी तो तुम मन-मन में थी, अब तो उसको घर तक या कहीं कि उसका अब चेहरा बनना शुरू हो जाता है। ऐसी एंग्ज़ायटी, ठीक है? ये दूसरों की बातें सुनना बंद कर देते हैं फिर। या दूसरों की साथ या उनकी बातें उनको या उनकी एडवाइस या उनके सजेशन इनको अच्छे नहीं लगते फिर, ठीक है? तब ये क्या बन जाता है? डिसऑर्डर बन जाता है। There are different types of anxiety disorder including phobias, panic, stress disorder, obsessive compulsion disorder जिसे OCD भी कहते हैं, जो आजकल आप सब जानते हैं, बहुत कॉमन है। यानी कि हर वक़्त सफाई करते रहना, मुझे सफाई करनी है, मुझे सफाई करनी है। ये अगर किसी भी तस्वीर की डायरेक्शन थोड़ी-सी भी खराब हो गई, जैसे दिवाली के दिन सफाई करते वक़्त हल्की-सी खराब हो गई, तो उनका दिमाग सिर्फ़ उस तरफ जाएगा, मुझे उसको ठीक करना है। कर्टेन्स ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि कर्टेन्स की जो अलाइनमेंट है, जैसे कर्टेन्स हैं, ठीक है? ये भी कर्टेन्स हैं। अब इनको अलाइनमेंट देख रहे हैं कि ये वाला ना थोड़ा ये वाला जो है वो थोड़ा इस तरफ है, इसको पहले इधर करेंगे, फिर पानी पिएँगे। तो ये ओसीडी वाले लोग होते हैं, ठीक है? अब स्ट्रेस इससे बढ़ जाता है, एंग्ज़ायटी से मैंने कहा था ना एंग्ज़ायटी का लेवल ये है। तो एंग्ज़ायटी, फिर स्ट्रेस, फिर उसके बाद डिप्रेशन, ऐसे होता है। ये चेन चलती है, ठीक है? तो अब इनको एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर होता होता चला जा रहा है, हर चीज़ पे एंग्ज़ायटी, हर चीज़ पे एंग्ज़ायटी। पानी क्यों नहीं आया? पानी क्यों नहीं आया? लाइट क्यों नहीं आई अभी तक? वो घर क्यों नहीं पहुँचा अभी तक? बहुत देर हो गई है। इस प्रकार से। फिर इंक्लूडिंग फ़ोबियाज़, फ़ोबियाज़ में यस, इसके अंदर मुझे पानी से डर लगता है। चाहे डर लगे ना लगे, लेकिन किसी से सुन लिया था, तो डर लगने लग गया, ये भी होता है। और किसी फ़ोबिया को बहुत एक छोटे से डर को अपने अंदर बहुत बढ़ा लेना, दैट इज़ ऑल्सो फ़ोबिया, ठीक है? पैनिक अटैक्स पड़ने शुरू होते हैं, पैनिक हो जाते हैं, हर छोटी-छोटी बात पे। जैसे मैंने कहा ना, अभी तक क्यों नहीं आया, अभी तक क्यों नहीं आया? पानी तो आ जाना चाहिए था। आप बैठे हैं मेहमानों के बीच में, कोई मेहमान आया, आप बैठे हुए हैं। अब आपने कहा कि जाओ उनके साथ पानी ले आओ। अपने घर में किसी को भी बोला आपने, किसी बच्चे को बोला, जाइए मीनू, शीनू तुम जाके पानी ले आओ। आप बात कर रहे हैं, मुश्किल से 30 सेकंड भी नहीं गुज़रे, पानी नहीं आया।
आप पानी लेकर नहीं आए, पानी लेकर आओ। फिर 10-15-20 सेकंड गुज़रे, पानी ले आओ। फिर आपने बोला। आप बार-बार बोलना शुरू कर देते हैं, ठीक है? और सामने वाले को भी फिर इस चीज़ से बड़ी इरिटेशन होनी शुरू हो जाती है कि क्यों मैं लेकर तो आ रही हूँ, जस्ट गिव गिव मी सम टाइम। ग्लासेस में पानी डालेंगे, फिर लेकर आएँगे, तो थोड़ा टाइम तो दीजिए। ऐसा तो है नहीं कि मैंने सिर्फ़ अंदर गई और पानी वहाँ पड़ा था, मैं बस उठा के ले आई। ऐसा नहीं है ना? तो ऐसे लोगों को होता है कि मैंने कुछ कह दिया ना तो वो तुरंत हो जाना चाहिए बस, ऑन स्पॉट वो चीज़ हो जानी चाहिए। दूसरा पैनिक कैसे हो जाता है पैनिक कैसे इनको हो जाता है कि अगर कोई काम था वो काम क्यों नहीं हुआ? इनके नेगेटिव थॉट्स तो हज़ार घूमने शुरू हो जाएँगे। ये लॉस हो गया, ये कैसे हो गया? अब आगे ऐसे हो जाएगा, अब ऐसे हो जाएगा, हाय ये लॉस ना हो जाए, हाय मेरे पैसे फँस ना जाएँ, मैंने यहाँ दिए, पैसे वापस कर देगा वो, करेगा कि नहीं करेगा? वो नहीं करेगा, कर देगा, नहीं करेगा। ये इनकी सिचुएशन तो बस अंदर से नेगेटिव थॉट्स की एक रेलगाड़ी चलनी शुरू हो जाती है। तो दो दो ज़्यादा पैनिक अटैक्स अटैक नहीं बोलूँगी इसको ना पैनिक हो जाना। हर चीज़ से पैनिक हो जाते हैं। हर छोटी-छोटी चीज़ से पैनिक हो जाते हैं। सामने चीज़ पड़ी है, किसी बच्चे ने कह दिया मुझे या मान लीजिए आप कहीं रेस्टोरेंट में गए हैं, वहाँ फ़ोन नहीं मिल रहा, तो दे गॉट पैनिक फ़ोन कहाँ गया फ़ोन कहाँ इससे पहले वो अपनी बिलॉन्गिंग्स जो हैं उसको चेक करें या इतनी देर में चेक करें, दे गॉट जस्ट पैनिक उनका चेहरा लाल हो जाएगा, हाथ-पाँव फूलने शुरू हो जाएँगे, ऐसे केस में, ठीक है? 1 सेकंड। एंग्ज़ायटी फॉर वेकिंग अप, फॉर एग्ज़ाम, फॉर डूइंग होमवर्क अब जैसे होता है कि एंग्ज़ायटी देखिए, आप सुबह-सुबह एग्ज़ाम है, मतलब जब एक जिस दिन एग्ज़ाम होता है उस रात या तो किसी को नींद नहीं आएगी या बहुत जल्दी नींद खुल जाएगी। अपना होमवर्क करना है कि मेरा होमवर्क रह गया, मैम बहुत मारेंगे। फिर अलर्ट रहना किस चीज़ पे किसी भी गेस्ट के आने पे अलर्टनेस रहना, ठीक है? वो सब कुछ क्या है? ये एंग्ज़ायटी है, ठीक है? एंग्ज़ायटी एक्चुअली हेल्प अस टू परफॉर्म बेटर पर अगेन नेगेटिव हो जाए तो वही ना थॉट्स इतने सारे हैं नेगेटिव थॉट्स हैं, तो वो घर करना शुरू कर देते हैं। एज़ इट मेक्स अस मोर अलर्ट ये इन अ गुड वे ये अच्छे में है, ठीक है? मेरी आज स्पीच है या आज मुझे होस्ट करना है या आज मेरे को वहाँ जाना है, वहाँ मेरा बहुत बड़ा रोल है, तो थोड़ी-सी एंग्ज़ायटी इट्स गुड ना? ताकि हम कोई गलती ना करें, हम 2 दिन बाद नोटिस करेंगे, हाँ, मैं सामान रख लिया सारा कुछ। एग्ज़ाम से पहले जैसे कई कभी क अच्छी एंग्ज़ायटी क्या होती है एग्ज़ाम से पहले? मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए, मैंने अपने सारे पेन वगैरह सब कुछ रख लिया, मेरी जितनी भी बिलॉन्गिंग्स जो मेरे को लेके जानी थी वहाँ पे, मेरे सपोर्ट जितनी भी मेरी सपोर्टिंग थी, वो सब कुछ रख लिया मैंने। ये गुड है, ठीक है? लेकिन अगर आप ऐसी एंग्ज़ायटी रख लो जिसके अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखना भूल गए, तो ये गलत है ना? ये कह रहे हैं इसलिए वो कह रहे हैं कि पॉज़िटिव भी है, नेगेटिव भी है। However, some people experience anxiety or anxiety attacks for no apparent reason. ये बहुत ट्रू है, स्पेशली ये ओल्डीज़ में देखने को मिलता है कि उनको तो बस एंग्जायटी ऐसे अटैक पड़ जाएगी, कोई बड़ी वजह नहीं है, जैसे मैंने पानी वाला एग्जांपल दिया या कोई भी ऐसी छोटी-छोटी बातों पे उनको बस हर चीज़ पे एंग्जायटी के अटैक्स पड़ने शुरू हो जाते हैं। If you find it hard to control your worries, if these constant feelings of anxiety affects your ability to go about your daily activities, जब ऐसी छोटी-छोटी बातों पे आप अपनी चिंताओं को अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो इससे क्या होगा आपकी दूसरी एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट करना शुरू हो जाएँगी। आपकी खुद की एक्टिविटी खराब होनी शुरू हो जाएगी। देन इट माइट बी अ केस ऑफ एंग्जायटी डिसऑर्डर। एंग्जायटी डिसऑर्डर से क्या बनना शुरू हो जाएगा स्ट्रेस, स्ट्रेस से क्या एक तरह से मान लीजिए एंग्ज़ायटी का गोला सा बनना शुरू हो जाएगा। हर चीज़ पे एंग्ज़ायटी हो जाती है, हर बात पे एंग्ज़ायटी हो जाती है, डर ही जाते हैं तो हर बात पे वैसे वाला। ठीक है, सिम्पटम्स क्या होते हैं इनके? फिज़िकल सिम्पटम्स होते हैं हेडेक हो जाना, हीट, स्वेटिंग, कूल हैंड्स, लेग्स, ड्राइनेस, चोकिंग सेंसेशन, गले में कुछ अटक जाना इस प्रकार से। हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाएगी, चेस्ट टाइटनेस हो जाएगी, इनको चेस्ट में लगेगा जैसे कुछ है। बिल्कुल डर से जाएँगे। स्टिफनेस बॉडी थोड़ी अकड़-सी जाएगी। स्टमक इरिटेट पेट खराब होने से जैसा लगेगा। प्यूक वॉमिटिंग जैसा लगेगा। वॉमिटिंग मीन्स थोड़ा उल्टी जैसा लगेगा। नौसिया इनमें इसमें तो वॉमिटिंग आ गई, इसमें वॉमिटिंग जैसा लगेगा। नौसिया मोशन टॉयलेट रिपीटेडली बिफोर एग्ज़ाम ये तो बहुत बार होता है। ये जिस बच्चों को डर लगता है तो हम सब जानते हैं उनको तो यूरिन पास हो जाता है उनका तो एंग्ज़ायटी में कई बार, ठीक है ना? और हीट और स्वेटिंग सब समझते हैं पसीना आना शुरू हो जाएगा, बॉडी थोड़ी गर्म सी हो जाएगी, ठीक है? मेंटल कैसे सिम्पटम्स होते हैं? नेगेटिव थिंकिंग, मोबाइल बिज़ी, बार-बार मोबाइल चेक करेंगे, क्या हुआ ट कितना टाइम हो गया है? बार-बार मोबाइल चेक करेंगे, फ़ोन नहीं आया। तो कुछ भी करने की कोशिश करेंगे अपनी एंग्ज़ायटी को कम करने के लिए कुछ भी करने का प्रयास करेंगे। एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर में क्या हो जाएगा? अभी तक तो एंग्ज़ायटी समझा ना हमने,
कि एंग्ज़ायटी में ऐसा हो रहा है। अगर ये बढ़ जाए, तो एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर कैसी लगती है फिर? वरिंग कॉन्स्टेंटली, लगातार ये चिंता में रहेंगे, लगातार एंड एक्सेसिवली कुछ ज़्यादा ही रहेंगे, चलना शुरू कर देंगे एंग्ज़ायटी में, इधर से उधर, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। या फिर कुछ लोग होते हैं ना कि अ, पेन से खिला या कभी-कभी टेबल पे ऐसे टक-टक करेंगे, ऐसे टक-टक करना शुरू कर देंगे या किसी से कुछ ज़बरदस्ती बात करना शुरू कर देंगे, कुछ इस प्रकार से। मतलब इनका जो रवैया उस टाइम पे होता है ना, वो थोड़ा-सा दिखता है, चेहरा ले लेता है, वो रूपांतरण हो जाता है इंसान का। वो बड़ी ही चिंताजनक दिखना शुरू हो जाएगा। आँखें इधर-उधर से घूमेंगी या फिर वो बिन जैसे कहा चलना शुरू कर देंगे या कुछ बड़बड़ाएँगे, नहीं करना चाहिए, कितनी बार समझाया, क्यों कर लेते हैं। और उस चीज़ में वो जो मम्मिंग इनकी स्टार्ट हो जाती है, वो फिर किसी को अच्छी नहीं लगती, ठीक है? फॉर नो रीज़न, कोई रीज़न नहीं है इनका, बस इनको बस चिंता किसी एक हो ना बात चिंता वाली है, तब तो चलता है। जब बात चिंता की नहीं है, उसको ज़बरदस्ती उस पे चिंता डाल दी गई है। ठीक है? मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर यू टू परफॉर्म डे टू डे एक्टिविटीज़ अगेन हर छोटे हर बार ऐसे टेंशन ले लेनी, बार-बार ऐसे-ऐसे एंग्ज़ायटी ले लेनी, एंग्ज़ायटी डिसऑर्डर के अंदर बार-बार ये हर बात पे या कह लीजिए हर रोज़ ये चीज़ रिपीट होती रहती है, तो उसकी वज़ह से क्या होता है कि आपकी जो नॉर्मल दिनचर्या भी है ना, वो डिस्टर्ब होना शुरू हो जाएगा। इलॉजिकल और इर्रेशनल होती है, ये इम्पोर्टेंट है कि इलॉजिकल होती है ये, जिसका कोई कहते हैं ना कोई सर पैर नहीं होता इसका। इरेशनल होती है, कोई रीज़न नहीं है इसका, कोई लॉजिकल रीज़न नहीं है इसका, ठीक है? सिम्पटम्स क्या है? एप्रीहेंशन, कन्फ्यूजन, ऑन एज। एप्रीहेंशन, कन्फ्यूजन, ऑन एज से क्या मतलब बना कि हमेशा ही ज़बरदस्ती किसी चीज़ को कहते हैं ना कि एक उसको ज़बरदस्ती खड़ा कर देना। प्रॉब्लम है या नहीं, पर उसको प्रॉब्लम बना के खड़ा कर देना। कन्फ्यूजन रहती है, ये होगा या नहीं होगा? होगा, नहीं होगा। अरे बहुत क्लियर दिख रहा होगा या फिर बहुत क्लियर है कि वो नहीं होगा, बहुत क्लियर है। बट ज़बरदस्ती की कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाना, कर लेना, ये कहूँगी। एप्रीहेंशन मीन्स ज़बरदस्ती कि अपने ख़्याली पुलाव के अंदर ज़बरदस्ती उसको डालते रहना। खुद ही सेंस निकाल रहे हो उस बात का। अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस, अपने आप को कमज़ोर समझना इसके अंदर कि मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे कहते हैं ना कि मैं तो ये करना चाहता था, वो करना चाहता था पर मुझे इसने करने नहीं दिया। क्यों नहीं करने दिया? गन पॉइंट पे मना किया था क्या? नहीं। फिर क्यों नहीं किया? आपके पास रिसोर्सेज़ थे, सब कुछ था, तो कर लेते। तो अपने आप को ज़बरदस्ती का एक हेल्पलेसनेस या अपनी बेचारगी समझना कि ये मेरी बेचारगी है, ऐसा बना के रखना। रिपीटेड नेगेटिव थॉट्स से हम सब समझ चुके हैं। मसल टेंशन यस, इसमें या तो शोल्डर थोड़े ऊपर हो जाते हैं कुछ लोगों में, ऐसे थोड़े शोल्डर ऊपर करके चलेंगे ये लोग, ठीक है? और कुछ लोगों में होता है कि वो आगे की तरफ थोड़ा झुक के चलेंगे। कुछ में होता है कि इनकी कमर में दर्द बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। कमर में बहुत कॉमन है, कमर में दर्द होना और सर्वाइकल हेडेक वाली जगह मतलब सर्वाइकल पूरा ही, वो रीजन में दर्द है ना ये बहुत कॉमन है। सेकंड कॉमन चीज़ जो आती है सर्वाइकल के बाद शोल्डर्स, शोल्डर के बाद कमर। कइयों में कमर और सर्वाइकल कॉमन है, बॉडी टू बॉडी डिपेंड करता है। पर जो सबसे ज़्यादा जनरल देखा जाता है, वो शोल्डर देखा जाते हैं और सर्वाइकल देखा जाता है। ये रीज़न बहुत ज़्यादा ही कॉमनली इनका पेन करेगा मसल्स यहाँ पे ज़्यादा पेन करेंगी। फिर आएगी काफ मसल्स पेन करेंगी। पेंडिलिया, वहाँ बड़ा दर्द होगा। पैरों के तल में बहुत दर्द होगा और इनको जनरली दर्द रहेगा ही रहेगा यहाँ पे। क्या है मेरे को बड़ी है मेरे बच्चे यहाँ पे मुझे बड़ी दर्द होती है। वो दर्द इसलिए रहती है कि आप एंग्ज़ायटी थोड़ी-सी छोड़ दो, आप थोड़ी टेंशन लेना थोड़ा कम कर दो, फ़र्क पड़ जाएगा। पिंडलियों पे, सर्वाइकल में यानी कि गले पे पीछे, पीछे की तरफ जो गला है वहाँ पे और कंधों में, यहाँ बहुत स्ट्रेस रहता है, ठीक है? फिर पैल्पिटेशन स्टार्ट हो जाएँगी, फड़फड़ाहट मतलब, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग श्वास लेने में थोड़ी इनकी साँस थोड़ी उखड़नी शुरू हो जाती है ऐसे वक़्त में। ट्रीटमेंट क्या है एंड हेल्प क्या है? रिलैक्सेशन टेक्निक्स होती हैं, रेगुलर एक्सरसाइज़ है। रेगुलर एक्सरसाइज़ में सबसे बेस्ट होता है सूक्ष्म व्यायाम। दी मोस्ट बेस्ट है। ये माइक्रो लेवल पे काम करता है, ठीक है? सूक्ष्म व्यायाम के बाद अगर कुछ पर्टिकुलर सेट ऑफ आसन अगर आप करवाएँ, तो ये सबसे अच्छा इलाज है, ठीक है? और रिलैक्सेशन टेक्निक्स के अंदर हम सब जानते ही हैं प्राणायाम हमारा है और थोड़ा-सा मेडिटेशन या फिर योग निद्रा। ये सब कुछ ही A1 है इसके अंदर। मतलब प्राइमली हम इसी को ही नोटिस करते हैं, ठीक है? अब ये पर्सनैलिटी की थ्योरी है, ये अब हम कल कंप्लीट करेंगे इसे, ठीक है? अभी तक किसी को कुछ भी पूछना, किसी प्रकार का कोई भी डाउट बताएँ? मैम मैम डिप्रेशन में